Acharya sir is popular as CA as MRD sir, and he's a practicing chartered accountant in Kolkata. He has a wide experience teaching CA students, and also CMA students. He has been experience of teaching since past 18 years. He has also mentored more than 65,000 students. Now, before we start today's session, I would request Siddharth sir of Ahmedabad branch of ICI to play the ICI motto song. य एषः सुप्तेषु जाग्रति य एषः सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Thank you, Siddharth sir. Now I would request CA Mani sir to start today's session. Hello everyone. I hope I am audible. Yes, sir, you are audible. Audible, fine. So today we'll be taking a small session of around 2.5 hours for costing paper. Okay, and this session will basically cover the preparation that we'll be doing a day before exam, because it's already today is 17th, and from 22nd I think you are having exams, and first paper is of that of accounts. तो अभी तो ऐसे भी कोई पढ़ने का टाइम है नहीं आपके पास costing, so you must be studying accounts. So after today's session you will be straight away studying a day before exam. आप जो एग्जाम दे के आएंगे, एक दिन का गैप है, तो अराउंड विल बी गेटिंग 1.5 days. आपको 1.5 days में क्या प्रिपरेशन करना है, दैट आई विल डिस्कस. ओके, वैसे तो देखिए प्रिपरेशन a day before exam mainly depends on how you prepared in these 6 months और जितने भी टाइम थे आपके पास. Fine, but still एक strategy होनी चाहिए. As per my experience, I'll be discussing some strategies a day before exam, and I'll try to cover this chapter wise. Fine. So first of all, keep one thing in mind a day before exam, that कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है. आप जो पढ़े हैं पहले वही पढ़ना है. Keep always one thing in mind कि आपको जो आता है वही important है. At last time what happens, I saw कि many friends will say अरे यार ये important है, तुम ये कर लिएगा, ये बहुत important है. No, nothing is important. आपने जो पढ़ा है केवल वही important है, उसके अलावा कुछ भी important नहीं. Let it be, क्या होगा एग्जाम में वो देखेंगे, लेकिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. Because I get so many calls a day before exam कि सर कैसे पढ़े अभी. अरे भाई अब लास्ट डे कैसे पढ़ना है ये तो आपको पहले से सोच के रखना होगा. क्या इंपॉर्टेंट है आप अ डे बिफोर एग्जाम यू कैन नॉट आस्क. आप जो पढ़े हैं बस केवल वही इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू स्ट्रिक्टली फोकस ऑन दैट. कॉस्टिंग इटसेल्फ इज अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट और एक फोबिया है. बट इफ यू एनालाइज पेपर, आपके पास देखिए टाइम नहीं एनालाइज का, आई हैव एनालाइज्ड एंड आई एम सेइंग द फैक्ट्स कि अगर आप 100 मार्क्स का पेपर देखेंगे तो बेसिकली वो 100 मार्क्स का नहीं होता, वो अराउंड 120 मार्क्स का होता है बिकॉज ऑफ सम चॉइसेस. एंड आप सबसे डिफिकल्ट टर्म का पेपर भी अगर आप देखोगे ना, यू विल फाइंड कि 40 to 45 मार्क्स का क्वेश्चंस इजी नहीं आता है, वो बहुत इजी आता है. इट्स ऑल अबाउट कैन यू सेलेक्ट दोज क्वेश्चंस इन द एग्जाम. आपका 45 to 50 मार्क्स का पेपर जितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, दैट विल बी वेरी वेरी इजी. एंड ऑब्वियसली 20-30 मार्क्स का विल बी मॉडरेट
एंड हो सकता है 10-20 मार्क्स का डिफिकल्ट हो, और अगर कभी पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए तो इन दैट केस यू कैन सी कि 35 मार्क्स का डिफिकल्ट आ गया. सो व्हाट यू एनालाइज, व्हाट यू सी कि 100 मार्क्स में 35 डिफिकल्ट आ गया, बट आई डोंट टेक इट इन दैट वे. आप ये सोचो कि 120 मार्क्स का पेपर है और उसमें 35 मार्क्स का डिफिकल्ट आ गया, सो यू आर स्टिल लेफ्ट विद 85 मार्क्स अराउंड. अगर आप ये सोचेंगे 100 में 35 मार्क्स का डिफिकल्ट है, सो इन दैट केस योर लाइफ विल बिकम मोर डिफिकल्ट. तो ऐसा नहीं है कि 100 में आपका सोचो, आप ये सोचो 120 मार्क्स का पेपर है, बिकॉज देयर आर ऑलवेज चॉइसेस, और चॉइसेस के कारण पेपर 120 का उसमें 35 मार्क्स डिफिकल्ट है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. अब देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अराउंड 35-40 मार्क्स का पेपर तो बहुत इजी आना ही आना है. Broader strategy should be कि when you are starting writing in the exam, your focus should be कि first hour में, in the very first hour you should try to complete at least 40 to 45 marks का paper, and that is only possible when you select easy ones. And in fact, not only easy ones and whose question and solutions both are short. फिर क्या होता है, कई बार टेक फॉर एग्जांपल प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन जनरली बड़े ही होते हैं. इफ यू स्टार्ट प्रोसेस कॉस्टिंग, नो डाउट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, बट स्टिल इफ यू स्टार्ट प्रोसेस कॉस्टिंग और कहीं पे भी बीच में अटक गए, आप देख रहे हैं फीफो से आपने कैलकुलेशन किया और प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, देयर इज अ चांस कोई भी कैलकुलेशन एरर हो सकता है, तो यू विल बी इन अ वेरी बिग ट्रबल. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं करना, बट फर्स्ट आवर में यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट इजी वंस एंड जिनका सॉल्यूशन छोटा है. अगर आप ऐसा करते हैं, एंड यू विल गेट, आपको 40-45 मार्क्स का पेपर मिलेगा ही मिलेगा इस तरह का. जो थोड़े एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है उनको 30 मार्क्स का मिलेगा, और जो एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट, दे विल इजीली फाइंड 40-45 मार्क्स का पेपर वेरी इजी. So in first hour you will be in a position to complete that 40-45 marks around, and that is possible जब आप easy कर रहे हैं और छोटा अलग कर रहे हैं. And in this process, you know what will happen, one more thing, your accuracy rate will be very high. Accuracy rate तो high होना है. आप first hour में लिख रहे हैं, you are relaxed, आप टेंशन में नहीं होगी. Second, आप easy questions select कर रहे हो. Third, आप छोटे questions select कर रहे हो. तो all things are favorable to you. तो in the first hour only you will clear the exam, because अगर आप 45 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो और एक्यूरेसी रेट आपकी बहुत हाई होगी, तो you will easily score 40. अब आपके पास 2 hours are left and paper is left only of around 50-55 मार्क्स, और कुछ लोगों का मान लो 60 मार्क्स भी बचता है, then also is not a problem. लेकिन अब आप रिलैक्स होके लिख सकते हो. So first hour is very very crucial in the exam, so you have to concentrate on that, उसको कैसे कैपिटलाइज हम लोगों को करना है. एक और बात, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है लिखने की, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माय एग्जाम, कि आप जब पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जनरली इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन, तो अगर आप कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यू डोंट हैव एनी चॉइस. कंपलसरी क्वेश्चन का एक डिसएडवांटेज है तो एक एडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज ये कि अगर आपको नहीं आता तो आप फंस गए, लेकिन एडवांटेज ये कि आपको दिमाग नहीं लगाना. अगर उसमें 4 पार्ट्स हैं, आपको खाली एक पार्ट भी आता है तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू सॉल्व दैट वन पर्टिकुलर पार्ट, इजंट इट? नहीं तो क्या होता है, चॉइसेस होने से, यार इस क्वेश्चन का मेरे को 2 पार्ट आता है, उस क्वेश्चन का 1 पार्ट आता है, उसका 2 पार्ट आता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट कि अपने इसको कैसे मैनेज करें. तो नो डाउट कंपलसरी क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं होता, बट वी शुड, चॉइस तो है नहीं अपने पास, कंपलसरी तो आएगा, तो वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट एडवांटेज आउट ऑफ इट. तो एडवांटेज यही है, अगर उसमें 4 पार्ट्स है और आपको अगर 1 पार्ट भी खाली आता है, यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको वो पार्ट करना है. सो व्हाट आई यूजुअली डू, पेपर मिलते ही कंपलसरी क्वेश्चन हमने पढ़ा, और अगर मेरे को लगता है कि नहीं फर्स्ट पार्ट उसका आता है, तो मैं फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर देता था विदाउट गोइंग फर्दर. देखिए, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, फर्स्ट आवर सबसे इंपॉर्टेंट है. जितना आप कर लोगे ना फर्स्ट आवर में, यू विल बी द विनर लेटर ऑन. ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी हो गई फर्स्ट आवर की. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, थियरी, बहुत लोग का ये कहना है कि नहीं भाई प्रैक्टिकल शुड बी डन फर्स्ट, इट इज वेरी हाई स्कोरिंग. दिस इज अ मिथ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. थियरी इज आल्सो इक्वली हाई स्कोरिंग, एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इन थियरी इज कि अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है
तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आता है लेकिन फिर आप गलत लिख दो, ऐसा थ्योरी में नहीं होता। बट इन प्रैक्टिकल इट हैपेंस। आपको प्रोसेस कॉस्टिंग आता था, यू स्टार्टेड द क्वेश्चन, बट लेटर ऑन आपको पता चला आप कहीं आके अटक गए, आप सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसा भी हो सकता है, या तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एक ट्रिकी पॉइंट बाद में आ गया था, जो कि कई बार होता है। क्वेश्चन व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन वी डोंट नो कि ये ट्रिक है, लेटर ऑन वी कम टू नो और अपने अटक जाते हैं। बट इन थियरी दिस इज द एडवांटेज। ओके, अगर आपको आता है यू कैन इजीली राइट एंड यू कैन रियली स्कोर वेरी वेल इन थियरी। सो प्लीज डोंट अवॉइड थियरी फॉर द लास्ट। जनरली क्या होता है, हम लोग देखते हैं लास्ट में जब थियरी लिखते हैं 15 मिनट 20 मिनट में, एग्जामिनर सामने है, इन्विजिलेटर सामने है, वो पेपर ले रहे एक हाथ से उसको रोक के कि सर 1 मिनट सर 2 मिनट, फिर बाद में वही थियरी अगर आपको खुद को भी पढ़ाएंगे तो आपको खुद को पढ़ने में शर्म आएगा कि हम क्या लिख दिए थे। सो इट्स बेटर यू शुड राइट द थियरी इनिशियली। आप इनिशियली लिखो, इट्स एक्चुअली वेरी हाई स्कोरिंग। और अभी थियरी जो आता है 10 साल 15 साल जब हम लोग एग्जाम देते थे, उस वक्त जो थियरी आती थी वो डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप होता था। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर डिफरेंस कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑल दिस काइंड। अभी ऐसा नहीं होता है। एवरी थियरी इज ऑफ अराउंड 2 मार्क्स ईच। और अगर कभी 4 मार्क्स का थियरी आता भी है तो दैट यूजुअली कंटेन 2 पार्ट्स। तो नाउ द थियरी इज टू द पॉइंट, आपको एकदम टू द पॉइंट लिखना है एंड इट हैज टू बी वेरी हाई स्कोरिंग। ऐसा हो नहीं सकता कि वो हाई स्कोरिंग नहीं हो। सो यू कैन बी रिलैक्स कि आपको थियरी लिखना है। अगर आपको आता है तो यू शुड नॉट डेफर थियरी फॉर द लास्ट, यू शुड राइट इन द मिडल और इन द बिगनिंग। क्योंकि आप देखो ना डिफरेंस आएगा, 2 लाइनर्स थियरी होती है या उसमें 5-7 लाइन लिखना है, एकदम टू द पॉइंट लिखना है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप लिख लोगे, अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं लिख सकते। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सेशन, आई कांट टीच एनीथिंग न्यू। हम लोग इस सेशन में कुछ नया नहीं पढ़ सकते भाई। एग्जाम के पहले दिन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप तो उस दिन आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। आपको जो आता है उसी को प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजिक वे में इसको आगे अपने को लेके जाना है। ओके, तो ये तो कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। अब एग्जाम में के एक दिन पहले आपकी ब्रॉडर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट आई यूज्ड टू सजेस्ट, आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप उन सारे क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में बांट लो। वेरी इजी, मॉडरेट, वेरी डिफिकल्ट। ओके, देखिए जो भी जहां पे भी आपने ट्यूशंस पढ़ा है, जनरली जो भी टीचर्स होते हैं सबके मैथ में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर एक बात अलग है। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि सबकी एक स्टैंडर्ड मैथ है। आई अश्योर यू वन थिंग कि अगर आप अपने स्टडी मैथ के 20% क्वेश्चंस को नहीं भी करो ना, then also you can easily score 60, 65, 70 marks in the exam. आप 20% क्वेश्चंस कौन से नहीं करेंगे? ऑब्वियसली वही वाले नहीं करेंगे जो डिफिकल्ट है, वही नहीं करेंगे। तो ठीक है ना, पहला बात वो डिफिकल्ट है, फिर सेकंड बात उसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो यू कैन इजिली इग्नोर। और अब तो इग्नोर करना ही है आपको। सबसे पहले अपने स्टडी मैथ के 40-50% क्वेश्चन या 30% क्वेश्चन को कैटेगरी ए में रखना है, जो कि सबसे इजी है, एंड यू विल इजीली गेट दोस क्वेश्चंस। फिर सेकंड कैटेगरी में मॉडरेट और थर्ड कैटेगरी में डिफिकल्ट। और आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इजी कैटेगरी वाला पे एंड सेकंड मॉडरेट वाला पे। भाई पूरी चांसेस है कि 90% पेपर आएगा पहला 2 कैटेगरी से। आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू माय स्टूडेंट्स, यू शुड कैरी अ रिस्क ऑफ 10% इन एग्जाम। आप 10% का रिस्क कैरी करो, 10-15%। ठीक है, मेरे से 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन छूटेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आप ये रिस्क कैरी करोगे ना, यू विल रियली डू वेरी गुड इन एग्जाम। आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आप पढ़े, अरे मेरे से 15 मार्क्स का नहीं आता, यू रिलैक्स एंड से नाउ yes it's really very good, now I have 3 hours to solve 85 marks का पेपर। बाकी लोग के पास 3 घंटे, उनको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, लेकिन आपके पास 3 घंटे, आपको 85 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर 15 मार्क्स आपको नहीं आता दैट इज गुड, बट इन एग्जामिनेशन हॉल यू हैव टू फाइंड गुड इन एवरी बैड थिंग। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, नहीं तो आप एग्जाम देने के पहले फेल हो जाओगे। तो अगर आपको 15 मार्क्स का नहीं आता, आपको 20 मार्क्स का नहीं आता, आपको 25 मार्क्स का नहीं आता, डोंट वरी एट ऑल। आप एग्जाम में 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करके भी यू कैन इजीली स्कोर 50, बट प्रोवाइडेड आप 60 मार्क्स का अच्छे से करो। आप 40 मार्क्स का छोड़े, डोंट वरी अबाउट दोस 40 मार्क्स। अगर आपको 60 मार्क्स आते हैं, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दो 60 मार्क्स। अब हम इसको कैसे बेटर वे में कर सकते हैं।
ओके, एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम में पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, एक अर्थक्वेक आ गया, बेंच पे बैठे लग रहा है बेंच हिल रहा है, माथा घूम रहा है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि सबका माथा घूम रहा है। ओके, तो ये सबके संग ऐसा हो रहा है, तो क्या आपको एक मेंटल पेपर ही डिफिकल्ट है, अब आपको क्या करना, उसमें जो भी बेस्ट आप कर सकते हो, चाहे आप 50 मार्क्स का करो या 60 मार्क्स का करो या 70 मार्क्स का करो, जो भी बेस्ट है आपको वो अटेम्प्ट करना है। सो दैट इज द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम। अभी हम लोग चैप्टर वाइज भी कुछ डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बट ये एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है। अगर इसको हम लोग सम अप करें, एग्जाम के पहले दिन क्या करना है, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कोई भी चीज जो आपका किया हुआ नहीं है वो सॉल्व नहीं करना है, आपको जो आता है केवल वही इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आता वो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स लोग से नहीं पूछना भी आपका क्या हुआ या क्या इंपॉर्टेंट है, किसी से भी नहीं पूछना। सो दिस इज द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी। एग्जाम की स्ट्रैटेजी, फर्स्ट आवर में आपको कैपिटलाइज करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 40 मार्क्स, आप मान के चलो आपको फर्स्ट आवर में अटेम्प्ट करना है, कोई 35 करेगा कोई 45 करेगा, तो अराउंड 40 मार्क्स तो आपको अटेम्प्ट करना ही है फर्स्ट आवर में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इजी क्वेश्चंस और छोटे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इससे क्या होगा, एक्यूरेसी रेट भी आपका बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये तो एक बात हो गई अपनी एग्जामिनेशन की एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ इफ वी गो चैप्टर वाइज, एक बार पे चैप्टर वाइज बात करते हैं, एक बार पे वेटेज देखते हैं कि वेटेज कैसा होता है इन एग्जाम। लेट्स सी, कैन यू सी द स्क्रीन, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? मैंने एक पीडीएफ खोला, क्या आप देख पा रहे? एनीवन प्लीज कंफर्म? नो सर। ओके ओके, वेट। शायद अब देख पाएंगे आप। यस आई होप नाउ यू कैन सी। यस यस। ये तो खैर आप लोगों ने भी देखा होगा, जस्ट वी आर डिस्कसिंग द वेटेज। सो द फर्स्ट वेटेज जो चैप्टर है अपना, ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिकली इट कैरीज 10 to 15 मार्क्स, और इसमें बेसिकली क्या है ना, मोस्टली थियरी ज्यादा है इसके अंदर में। ये जो है 10 to 15 मार्क्स बेसिक इंट्रोडक्शन, ओके, उसको हम लोग अलग से भी करेंगे, जस्ट वी आर डिस्कसिंग करेंटली द वेटेज। नाउ सेकेंड इज मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। मटेरियल लेबर ओवरहेड, इसका अराउंड वेटेज है 35 to 40 मार्क्स। तो इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स भी है एंड कॉस्ट कंट्रोल भी है। You have cost control also, activity based costing and integrated non-integrated accounting. This also we'll discuss. It carries a significant weightage of around 35 to 40 marks, and method of costing like job costing, batch costing, contract process, ये सब में 25 to 30 marks, and cost control and analysis, इसमें भी कुछ theory है कुछ practical है, standard costing, marginal costing 20 to 25%। ऐसे बोलने के लिए सारे वेटेज, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज एज पर द वेटेज, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। जहां पे वेटेज 5% का होता है वहां से भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सो वी कांट एग्जैक्टली डिफाइन द वेटेज की वेटेज कैसा होगा, बट ठीक है, इंस्टीट्यूट की तरफ से फिर भी वेटेज है, दैट वी डिस्कस्ड। फाइन, नाउ लेट्स गो टू चैप्टर वाइज, अपने एक बार चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द चैप्टर मटेरियल्स। अपने मटेरियल्स चैप्टर की बात करते हैं। देखिए, मटेरियल चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स अपने को कवर करनी होती है। फर्स्ट इज ईओक्यू। ईओक्यू में यू कैन गेट 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वन स्ट्रेट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स to 3 मार्क्स आएगा, जहां पे आपको एनुअल कंजम्पशन भी दिया हुआ है, कॉस्ट पर ऑर्डर भी दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट परमिट भी दिया हुआ है। व्हाट आई पर्सनली फील, ईओक्यू इज ऑल अबाउट ए, ओ एंड सीआई। एनुअल कंजम्पशन पता करना है, कॉस्ट पर ऑर्डर पता करना है,
कैरिंग कॉस्ट पता करना। अगर आपको ये 3 चीजें मालूम है, ईओक्यू में कुछ भी नहीं है। तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन, जहां पे आपको ये तीनों चीजें गिवन होगी, यू कैन इजीली कैलकुलेट और आपका ईओक्यू आ जाएगा। इसमें सबसे डेंजरस गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं 2-3 जगह पे है। सबसे पहले एनुअल कंजम्पशन, ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनुअल कंजम्पशन एंड एनुअल डिमांड। हम लोग ईओक्यू निकालते फॉर द रॉ मटेरियल्स, फाइन, तो अपने को रॉ मटेरियल का एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए। कई बार क्वेश्चन में आप देखोगे, कई क्वेश्चन आपने डेफिनेटली सॉल्व भी किए होंगे, वहां पे प्रोडक्शन की डिटेल होती है। सो यू आर सपोज टू कन्वर्ट दैट प्रोडक्शन इनटू कंजम्पशन, या फिर ऐसे बोलो फ्रॉम दैट प्रोडक्शन यू आर सपोज टू फाइंड आउट कंजम्पशन एंड ईओक्यू आपको कंजम्पशन से निकालना है। आज भी रिकॉर्ड है जितना भी एग्जाम्स होता है, बिकॉज इट्स माई हैबिट, आफ्टर एग्जाम में 8-10 स्टूडेंट्स का आंसर स्क्रिप्ट आरटीआई में निकलवाता हूँ, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी, जो एवरेज और जो पुअर स्टूडेंट उनका भी, सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि एग्जामिनेशन का चेकिंग पैटर्न क्या है। ओके, सो व्हाट आई यूजुअली एक्सपीरियंस इन माय क्लास टेस्ट आल्सो, एटलीस्ट 10 to 20% स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं कि वो लोग एनुअल कंजम्पशन को एनुअल कंजम्पशन का फिगर नहीं लेते हैं, दे टेक प्रोडक्शन का फिगर। सो ये चीज ध्यान रखना है। एंड वन मोर थिंग, इट्स एनुअल, कई बार मंथली देगा तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एनुअल, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सेकेंड मिस्टेक इसमें होती है कैरिंग कॉस्ट में और परचेज प्राइस। देखिए क्या होता है ना, कैरिंग कॉस्ट इज पर यूनिट, एंड सपोज इफ आई से कि व्हेन आई परचेज दिस मटेरियल, वेंडर इज आस्किंग मी ₹2 per unit as delivery charges, मेरे से ₹2 per unit delivery charge मांग रहा है। तो many students what they do, they treat this ₹2 as ordering cost। जो लैंग्वेज के हिसाब से जा रहे हैं, यार डिलीवरी का मांग रहा है तो यार ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, तो उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लेते हैं। लेकिन कई लोग होशियार होते हैं, वो बोलते नहीं यार ये तो पर यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे होगा, ये तो कैरिंग कॉस्ट होगा। लेकिन बेवकूफी दोनों ही कर दी, न तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है। पर यूनिट होते ही कैरिंग कॉस्ट नहीं होता है। कैरिंग कॉस्ट मतलब कैरी करके लाने का खर्चा नहीं होता है। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट मींस स्टोर में कैरी करने का खर्चा। ओके, और कैरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो मटेरियल स्टोर्ड के ऊपर आपका लगेगा, ना कि मटेरियल परचेज पे। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, मटेरियल परचेज पे। जितना यूनिट्स आप परचेज करोगे सब पे आपको ₹2 करके पे करना है। इट मींस इट इज वेरी मच लाइक योर परचेज प्राइस। ये आपका परचेज प्राइस है, एंड यू ऑल नो कि परचेज प्राइस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग ईओक्यू। द रीजन इज वेरी सिंपल, अगर आप 12,000 यूनिट्स खरीद रहे हो तो पूरी 12,000 यूनिट पे आपको ₹2 करके पे करना है। चाहे आप कम करके खरीदो तो भी 12,000 यूनिट्स पे यू हैव टू पे, और ज्यादा करके खरीदोगे तो भी, तो उसको आपको इग्नोर करना है। सो प्लीज ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज प्राइस। कैरिंग कॉस्ट कब होगा, स्टोर में आने के बाद का जो वेरिएबल खर्चा होगा, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। और परचेज प्राइस तो जितना यूनिट्स आप परचेज करोगे उसका जो प्राइस लगेगा, दैट इज परचेज प्राइस। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब अपने आप ईओक्यू में मान लो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब आप कई लोग सोचेंगे यार ईओक्यू में 8 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ सकता है स्टडी मैट में। वहां पे क्या होगा, एक कहानी लिखा जाएगा, एक पन्ने का कहानी होगा। सो फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान देना है, अगर ईओक्यू का कोई लेंदी क्वेश्चन भी आ जाए ना, योर फोकस शुड नॉट बी ऑन कैलकुलेटिंग ईओक्यू। आपको ईओक्यू निकालने पे फोकस नहीं करना है, आपको किस पे फोकस करना है, यार हम इस क्वेश्चन से कैसे ए, ओ और सीआई निकाल लें। ओके, ए मतलब एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स, ओ मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर, सीआई मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालें। तो जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, आप सोचोगे ईओक्यू निकालने का, आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उस क्वेश्चन का ट्विस्ट में ईओक्यू डिफिकल्ट नहीं है। ईओक्यू के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ट्रिकी है।
तो आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं आपका फोकस होना चाहिए हाउ आई कैलकुलेट ए एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आपका फोकस इस पर होना। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक स्ट्रेट अवे, एक केस स्टडी टाइप। जब केस स्टडी हो, फाइनल आंसर नहीं निकालने का सोच के आपको जो डेटा चाहिए आपको वो निकालने का सोचना, फाइन। और इससे ज्यादा EOQ में आज सच कुछ भी डिस्कस करने का नहीं है। सेकेंड इज, देखिए मैं बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहा हूं बिकॉज अ डे बिफोर एग्जाम यू कांट अफोर्ड टू डू ऑल दिस, और अभी 2-2.5 घंटे का सेशन में इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, second is different level of inventory. This is the easiest part. It is totally formula based, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है। तो इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद है रीऑर्डर लेवल का, रीऑर्डर क्वांटिटी, maximum level, minimum level, all these formulas, so you can easily calculate different level of inventories. It's not difficult at all. Okay, तो इस तरह से अच्छा, try to differentiate between reorder level and reorder quantity. Reorder level मतलब किस लेवल के आने के बाद ऑर्डर करना है, एंड रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना आपको ऑर्डर करना है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो रीऑर्डर लेवल मतलब कब, और रीऑर्डर लेवल मतलब कितना। रीऑर्डर लेवल मतलब व्हेन, एंड रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब हाउ मच, कितना आपको ऑर्डर करना है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली मींस EOQ ओनली, भाई आप कितना ऑर्डर करोगे, जो आपके लिए इकोनॉमिकल होगा आप वही ऑर्डर करोगे। सो दैट इज EOQ। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेंटरी इज वेरी इजी इफ यू नो द फॉर्मूलाज। इसमें आज सच कोई ट्रिक्स नहीं है। ओके, एक बात और, a tricky portion, different level of inventories, reorder level doesn't have any unique concept, unique formula नहीं होता। अब एक बात समझो ना आप, रीऑर्डर लेवल मेरी इच्छा मैं रीऑर्डर लेवल अपना ये रखूं, किसी और की इच्छा वो यहां रखे या किसी और की इच्छा वो यहां रखे, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। बट मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ऑल दीज आर यूनिक। मतलब अगर मैक्सिमम लेवल ये है तो फिर यही होगा, अगर ये वाला कोई पॉइंट है तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे लिए ये वाला लेवल मैक्सिमम है, नहीं। अगर ये पॉइंट है तो दिस इज द मैक्सिमम लेवल। तो इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम लेवल का फॉर्मूला यूनिक होता है, लेकिन रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला यूनिक नहीं होता। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा रीऑर्डर लेवल के दो फॉर्मूलास थे। एक फॉर्मूला क्या था याद है, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, और दूसरा वाला एक फॉर्मूला क्या था, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। तो दोनों में से कोई भी यूज आ सकता है, लेकिन जनरली एग्जाम में क्या होता है, आपको डेटा इस तरह से देगा कि आप कोई एक ही यूज कर पाओ, आप दूसरा यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर तो कोई कंफ्यूजन आपके लिए होगा ही नहीं। बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम लेवल गिवन है या मिनिमम लेवल गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग, और क्वेश्चन में आपको रीऑर्डर लेवल निकालने बोला। आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, आप रीऑर्डर लेवल हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम लेवल से निकालिएगा इंस्टेड ऑफ रीऑर्डर लेवल, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम लेवल का फॉर्मूला यूनिक होता है, और अगर उस फॉर्मूला में रीऑर्डर लेवल मेंशन है ही है तो उससे अगर आप रीऑर्डर लेवल निकालेंगे तो वो परफेक्ट एक्यूरेट निकलेगा। ओके, तो इसके क्वेश्चंस भी है कई कि मेरे स्टडी मैट के उस पर क्वेश्चंस आपके पास नहीं हो, बट इस पे क्वेश्चंस है जहां पे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम लेवल से रीऑर्डर लेवल निकालते हैं, ना कि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला से। द रीजन इज वेरी सिंपल, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल का फॉर्मूला यूनिक होता है, तो उससे अगर हम लोग रीऑर्डर लेवल निकालेंगे दैट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। फाइन, now let's move on to the inventory valuation. Inventory valuation basically what is this, valuation of inventory, क्योंकि inventory का value is not the purchase price only। भाई आप परचेस करते हो,
परचेज करने के बाद उस पर कैरेज इनवर्ड लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, ट्रांजिट का इंश्योरेंस होगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होगा। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सारी चीजें इंक्लूड होंगी, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, परचेज करने से लेके आपके प्लेस ऑफ यूज तक या आपके प्लेस ऑफ स्टोर जो है वहां तक आने में जो भी खर्चा लगेगा ना, एवरीथिंग यू हैव टू इंक्लूड इन वैल्यूएशन। तो आपके स्टोर तक लाने में क्या खर्चा लगेगा, परचेज प्राइस है, कैरेज इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग, वो सारी बातें जो मैंने बताई। ओके, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस का। तो भाई नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस को कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। लेकिन कौन सा कॉस्ट लेते हो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन में? स्टोर तक लाने में जो खर्चा लगा, यू हैव टू इंक्लूड ओनली दोज कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस भी स्टोर तक आने में अगर नॉर्मल लॉस लग रहा है, केवल हमें वही वैल्यूएशन में इंक्लूड करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आई मीन टू से ट्रांजिट का जो लॉस है ना, नॉर्मल लॉस, उसी को वैल्यूएशन में इंक्लूड करना है। और आपको पता है नॉर्मल लॉस को वैल्यूएशन में कैसे इंक्लूड किया जाता है? नॉर्मल लॉस को वैल्यूएशन में इंक्लूड करने का तरीका है, आप यूनिट्स को घटा दो। आपको 100 यूनिट मिली 10,000 रुपए में, 10% नॉर्मल लॉस है, आप बोलो आपको 90 यूनिट्स ही मिली 10,000 रुपीज में। तो अगर आप यूनिट्स घटा देंगे, कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपने नॉर्मल लॉस को वैल्यूएशन में इंक्लूड कर लिया। ओके, लेकिन अगर आपका नॉर्मल लॉस स्टोर में आने के बाद हो रहा है, प्लीज आपको उस नॉर्मल लॉस को वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि स्टोर में आने के बाद का तुम लोग कोई भी खर्चा वैल्यूएशन में नहीं लेते हैं, तो ये नॉर्मल लॉस को भी क्यों ले? इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप कंसाइनमेंट याद करो, आप लोग फाउंडेशन में पढ़े होंगे। इन कंसाइनमेंट नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा था, और आप क्या करते थे, नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी लिस्ट कर देते थे। पता आपको नॉर्मल लॉस कौन सा था? ट्रांजिट वाला। आई थिंक आपने एक भी सम में ऐसा नहीं किया था कि स्टोर में आने के बाद नॉर्मल लॉस हुआ और आपने यूनिट्स लेस। कंसाइनमेंट में सारा का सारा लॉस क्या होता था, वो ट्रांजिट वाला ही होता। तो ट्रांजिट का कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सारा इंक्लूड करते, इसलिए नॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट को इंक्लूड करते। ओके, तो ये बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो मेन पॉइंट्स है आई एम डिस्कसिंग। यस, से लाउडली प्लीज। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? ओके, आई एम कंटिन्यूइंग देन। ओके, तो ये वैल्यूएशन वाला पार्ट है। इसमें नॉर्मल लॉस में गलती होती है, अगर स्टोर में नॉर्मल लॉस हो रहा है तो यूनिट्स केवल लेस नहीं होगी। ओके, ट्रांजिट में नॉर्मल लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली यूनिट्स लेस होगी। इसी में एक चीज और है, कई बार क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करना कंपल्सरी है, और यू कैन से storage is the part of production process. Like example you can take wine, not a right example to take. At least I hope you all are from Gujarat, and I think Gujarat is a dry state if I am not wrong. Wine के केस में क्या होता है, जितनी पुरानी वाइन उतनी कॉस्टली वाइन। द रीजन इज वाइन की क्वालिटी और बेटर होती है जितनी पुरानी होती है, इसलिए बॉटल्स पे लिखा हुआ भी रहता है। आप देखेंगे 15 इयर्स 20 इयर्स, मैंने नहीं देखा, मैंने गूगल में देखा है, ठीक है, बॉटल पे नहीं देखा मैंने, तो वहां पे लिखा हुआ रहता है बकायदा। और जितना पुराना होगा उतना महंगा वाइन होगा। तो अगर आप वाइन को स्टोर करके रखे हो और ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर मान लीजिए कुछ
वोलेटाइल था, इवोपोरेट हो गया, दैट इज अ नॉर्मल लॉस। आप क्या करेंगे, यूनिट्स लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज वाज नॉट स्टोरेज, बेसिकली इट वाज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है ना। तो या मैंने सिंपल सी बात एक है, जहां जहां पे आप कॉस्ट इंक्लूड करोगे ना, वहां वहां नॉर्मल लॉस इंक्लूड करें। ट्रांजिट का कॉस्ट इंक्लूड करते हैं तो ट्रांजिट का नॉर्मल लॉस को भी इंक्लूड करें। स्टोरेज का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते तो स्टोरेज का नॉर्मल लॉस को भी इंक्लूड नहीं करते। अगर स्टोरेज का कॉस्ट इंक्लूड करते हो, लाइक इन द एग्जांपल ऑफ वाइन, राइस, पोटैटोज, ठीक है ना, टिम्बर का शायद एक सम भी आप लोग के स्टडी मैट में होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब स्टोर क्यों करते, ताकि और क्वालिटी बेटर हो जाए। तो फॉर दैट पीरियड इफ देयर इज एनी नॉर्मल लॉस, कोई भी खर्चा हो हम लोग वैल्यूएशन में लेंगे, तो नॉर्मल लॉस को भी वैल्यूएशन में लेंगे। और नॉर्मल लॉस को वैल्यूएशन में लेने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, यूनिट्स लेस कर दो। यूनिट्स लेस कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक कॉस्ट पर इंक्रीज हो जाएगा और आप उसे वैल्यूएशन में ले सकते हैं, माने ऑटोमेटिक वैल्यूएशन में आ गया। ओके, दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। नाउ इन मटेरियल कंट्रोल बेसिकली इससे ज्यादा थियरीज आती है मटेरियल कंट्रोल पे, बट देयर इज वन कॉन्सेप्ट इन मटेरियल कंट्रोल से प्रैक्टिकल भी आ सकता है, आता नहीं है लेकिन एनी टाइम इट कैन कम, एबीसी एनालिसिस। यू मस्ट हैव स्टडीड एबीसी एनालिसिस, जो कि मैंने शायद थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। इसमें हम लोग सारे मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में जो हाई कंजम्पशन वैल्यू का आइटम है वो, और कैटेगरी सी में लीस्ट, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी सारा मटेरियल को इक्वल कंट्रोल करे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कुछ तो इग्नोर होगा ही, तो इट्स बेटर टू इग्नोर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा भी, आप सारे क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांट दो, डिफिकल्ट वन को कैटेगरी सी में डालो। भाई कैटेगरी सी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है आपको, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको सबसे लास्ट में करना। यू शुड फोकस मोर ऑन कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, क्योंकि वहां से आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल में प्रैक्टिकल में केवल एक ही टॉपिक है, एबीसी एनालिसिस। बाकी बेसिकली क्या है, सब थियरी है। इसमें थियरी कई टॉपिक्स है, मैं लास्ट में बताता हूँ थियरी। अच्छा, इसमें बताता हूँ, जिसे बिन कार्ड आप लोग पढ़े होंगे, बिन कार्ड एंड ऑल, स्टॉक कंट्रोल कार्ड, परपेचुअल इन्वेंट्री, continuous stock taking, periodic inventory, all these are theories that comes under material control. इसमें मेरे को पर्सनली लगता है perpetual inventory and periodic inventory is very important from examination point of view. ABC analysis is also very important from theory point of view. इस पे practical आ सकता है लेकिन आया नहीं है अभी रिसेंटली बहुत दिनों से, तो इसलिए बोलना मुश्किल, लेकिन थियरी आता है इसके ऊपर। ओके, इसके अलावा इसमें बिन कार्ड एंड ऑल दीज आर थियरीज दैट आर इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ओके, मटेरियल लॉसेस पूरा थियरी। मटेरियल लॉसेस में क्या है, 4 तरह के मटेरियल लॉसेस होते हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड क्या क्या, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव्स। ठीक है, तो इस पे पूरा थियरी क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें डिफरेंस भी आता है, वेस्टेज और स्क्रैप में फर्क क्या है। यू मस्ट बी नोइंग वेस्टेज और स्क्रैप दोनों ही डिस्कार्डेड मटेरियल। वेस्टेज ऐसा डिस्कार्ड हुआ कि उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, 0 रियलाइजेबल। लेकिन स्क्रैप ये भी डिस्कार्डेड मटेरियल बट इट हैव रियलाइजेबल वैल्यू, उसका क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू है। फाइन। उधर में स्पॉइलेज और डिफेक्टिव, ये दो में क्या फर्क है, दोनों ही डैमेज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन स्पॉइलेज, स्पॉइल हो गया, ऐसा खराब हुआ कि इसको आप ठीक भी नहीं कर सकते। डिफेक्टिव, खराब तो हुआ है लेकिन आप उसे ठीक कर सकते हो पैसे खर्च करके। एक बात और, वेस्टेज और स्क्रैप मटेरियल का होता है, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव फिनिश गुड्स या WIP का। ठीक है, वेस्टेज स्क्रैप
मटेरियल का होगा स्पॉइलेज डिफेक्टिव फिनिश गुड्स या WIPO का होगा, स्पॉइलेज डिफेक्टिव मटेरियल्स का नहीं होता। ओके, लास्ट टॉपिक इज ऑप्टिमम रन साइज। दिस इज बैच कॉस्टिंग। कई लोग उसको एज अ चैप्टर भी अलग से रखते हैं, अदरवाइज दिस इज द पार्ट ऑफ मटेरियल्स ओनली। मटेरियल में जो EOQ का कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट ऑप्टिमम रन साइज है। फर्क क्या है? EOQ मटेरियल का है, ऑप्टिमम रन साइज फिनिश गुड्स का है, कि भी अपने को कितना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना है। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स इन मटेरियल्स। नेक्स्ट वी कम टू लेबर। ठीक है, लेबर कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैं एक बात बता दूं, लेबर में उन लोग को एकदम दिक्कत नहीं होगा जिनका दो चीज बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लेबर के मैथमेटिकल टाइप है। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ जाओ क्वेश्चन में क्या लिखा है और आपका मैथमेटिकल माइंड है, बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिक्स भी नहीं, बहुत सिंपल लेवल का आप इजीली सॉल्व कर लो। मोस्ट क्वेश्चन, मिनिमम 60% क्वेश्चन लेबर में इसी तरह के जो मैथमेटिक्स बेस्ड है। फाइन, इसमें लेबर कॉस्ट, लेबर अर्निंग्स आपको निकालना है। लेबर कॉस्ट हो गया लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, लेबर कॉस्ट हो गया एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अर्निंग्स हो गया लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेबर कॉस्ट हम लोग इसलिए निकालते हैं so that we can charge this labor cost to different products or jobs, different product और job में इसको हम लोग चार्ज कर सके। फाइन, और अर्निंग्स मतलब लेबर का कितना अर्निंग्स, लेबर की अर्निंग्स कैलकुलेट करने में आप एक बात ध्यान दीजिएगा एग्जाम में ऑलवेज, अगर आपको लेबर की अर्निंग्स निकालने बोले, यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट टोटल अर्निंग्स एज वेल एज कैश अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स मतलब उसमें बेसिक भी आ जाएगा, DA भी आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF भी, ESI भी, सब चीजें। लेकिन कैश अर्निंग मतलब टेक होम सैलरी। भाई एम्प्लॉयर ने जो PF के लिए कंट्रीब्यूट किया है वो लेबर को हाथ में नहीं मिलेगा, ESI के लिए जो कंट्रीब्यूट किया वो भी लेबर को हाथ में नहीं मिलेगा। सो these will not form part of take home salary. I mean, ये कैश अर्निंग का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैश अर्निंग्स, क्योंकि PF का पैसा PF पे जाएगा, ESI का पैसा ESI में जाएगा, रादर लेबर की सैलरी से भी और डिडक्ट किया जाएगा। तो ऑलवेज इन एग्जाम अगर अर्निंग्स कैलकुलेट करने बोले, यू शुड कैलकुलेट बोथ। क्वेश्चन चाहे बोले या नहीं बोले, यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट बोथ ग्रॉस अर्निंग एज वेल एज कैश। फाइन, मोड ऑफ वेज पेमेंट। मोड ऑफ वेज पेमेंट मेनली दो होता है, टाइम रेट एंड पीस रेट। इस पे डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में। टाइम रेट आवरली बेसिस हो गया, पीस रेट पर पीस बेसिस। ओके, ज्यादा फास्ट काम किसमें होगा? पीस रेट में, क्योंकि जितना पीसेस लेबर बनाएगा उतना ही वेजेस उसको मिलेगा। ओके, ओवरटाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ओवरटाइम क्या होता है? वर्किंग बियॉन्ड वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग ऑन हॉलीडेज। आई आस्क वन क्वेश्चन, मैंने एक लेबर को काम दिया, बोला भाई तू 10 घंटे में कर देना, लेबर ने उसको कंप्लीट करने में 12 घंटे लगा दिए, ओवरटाइम कितना? कई लोग सोच रहे होंगे 2 घंटे ओवरटाइम, नॉट एट ऑल, 2 घंटे नहीं, 10 घंटे के जगह 12 घंटा लग गया, इसको ओवरटाइम नहीं। ओवरटाइम मीन्स वर्किंग बियॉन्ड वर्किंग आवर्स, 10 बजे से लेके 6 बजे तक वर्किंग आवर्स। आप अगर 6 बजे के बाद काम करते हो, दैट इज ओवरटाइम। ओके, संडेज और हॉलीडेज, आप संडे को काम करते हैं, दैट इज ओवरटाइम। तो आप अगर 10 घंटे का काम 6 घंटे में भी कर रहे हैं, लेकिन आप 6 बजे के बाद कर रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओवरटाइम। तो ओवरटाइम का मतलब वर्किंग बियॉन्ड वर्किंग आवर्स एंड
वर्किंग ऑन हॉलीडेज। भाई ओवर टाइम को लेके तकलीफ क्या चीज की? सपोज नॉर्मल वेज रेट इज ₹10 per hour। ओवरटाइम का वेजेस इज ऑलवेज मोर देन द नॉर्मल वेजेस। ओवरटाइम का वेजेस ₹15 per hour। आई एम अज्यूमिंग 50% प्रीमियम। तो मान लो अगर ओवरटाइम होता है तो आपको तकलीफ क्या चीज की है? ₹10 की जो नॉर्मल वेज रेट था, कि ₹15 की जो ओवरटाइम वेज रेट था, कि ₹5 की जो एक्स्ट्रा लग रहा? आपको तकलीफ होनी चाहिए केवल ₹5। अगर वो ओवरटाइम कर रहा है, आप उसे ₹15 दे रहे हो। अगर वो ओवरटाइम नहीं भी कर रहा होता तो भी ₹10 तो आप देते ही। तो आप पे बर्डन एक्स्ट्रा कितना पड़ा? ₹5 का एक्स्ट्रा बर्डन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो ओवरटाइम करवा के, तो ₹10 का तो कोई मार है ही नहीं, ₹10 तो कस्टमर देगा ही। अब ₹5 जो एक्स्ट्रा ओवरटाइम का लगा, जिसको हम लोग ओवरटाइम प्रीमियम भी बोलते हैं, वी हैव टू ट्रीट दैट। एंड इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपने ओवरटाइम किया क्यों। सिंपल सी बात है, ओवरटाइम अगर कंपनी की गलती के कारण, मैनेजमेंट की गलती के कारण, तब तो ओवरटाइम प्रीमियम कंपनी को ही बियर करना होगा। दैट विल बी लॉस टू द कंपनी एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू पेयर। लेकिन अगर ओवरटाइम कस्टमर के कारण करना पड़ा, कस्टमर शाम को 6 बजे आके बोला मेरे को तो आज ही डिलीवरी चाहिए 2 घंटे में, ये तो कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हो रहा ओवरटाइम। तो ये ओवरटाइम प्रीमियम कौन देगा? कस्टमर हमें पे करेगा। लेकिन मान लो एक केस ये भी होता है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ गई, दिन में काम करवा रहे, रात में भी काम करवा रहे, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ गई। तो इस केस में ओवरटाइम प्रीमियम कौन देगा? इस केस में भी कस्टमर देगा। लेकिन फर्क क्या होगा? अगर ओवरऑल डिमांड बढ़ी है या सप्लाई शॉर्ट है, तो ये जो ओवरटाइम प्रीमियम है हम लोग टोटल वेजेस में ऐड करके एक एवरेज वेज रेट निकाल लेंगे और उससे सारी यूनिट्स में ऐड कर देंगे, ताकि ओवरटाइम प्रीमियम सबसे रिकवर हो थोड़ा थोड़ा। कस्टमर जब रिक्वेस्ट कर रहा था भी मुझे जल्दी डिलीवरी चाहिए, तो उस केस पे वही कस्टमर ओवरटाइम प्रीमियम देगा जो जल्दी डिलीवरी मांग रहे हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो इन दैट केस सारे कस्टमर को थोड़ा थोड़ा ज्यादा पे करना। ठीक है ना? ये ओवरटाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्सेर ओवन आई होप आपको सभी को आता होगा। इसमें भी वही बात है, ईओक्यू वाली बात मैं बोलूंगा। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, हेल्सेर ओवन निकालने के लिए 3 चीज चाहिए अपने, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, वेज रेट। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। टाइम अलाउड, टाइम टेकन, वेज रेट क्लियरली गिवन। 5-6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, कहानी बना के देगा, और उस कहानी में भी व्हाट विल हैपन, 1-2 चीज बहुत इजीली गिवन हो, चाहे वेज रेट या टाइम टेकन, कोई एक चीज में ट्रिक डाल देगा। तो आप जब ट्रिकी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उस वक्त आपका फोकस इस बात पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमको हेल्सेर ओवन सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमको टाइम अलाउड, टाइम टेकन एंड वेज रेट निकालना। दैट्स इट। एक बार टाइम अलाउड, टाइम टेकन और वेज रेट निकल गया, हेल्सेर ओवन सब आराम से सॉल्व हो जाएगा। और भी इसमें कई प्लान है, हेल्सेवियर वगैरह, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हेल्सेर एंड ओवन प्लान ही है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपका फोकस होना चाहिए टाइम अलाउड, टाइम टेकन, वेज रेट। Taylor's differential piece rate, it's a piece rate system, high piece rate and low piece rate। आपकी अगर एफिशिएंसी खराब है तो लो पीस रेट मिलेगा, एफिशिएंसी अच्छी है तो हाई पीस रेट। ग्रुप बोनस प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। लेबर टर्नओवर, इस पे थियरी आता है बहुत। लेबर टर्नओवर प्रैक्टिकल भी आएगा, थियरी भी आएगा। प्रैक्टिकल में तो कैलकुलेशन आएगा लेबर टर्नओवर, जो 3 मेथड है,
सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स, और इस पे थियरी भी आता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ लेबर टर्नओवर, वेदर इट इज गुड और बैड फॉर द इंडस्ट्री, ये सब आते हैं, एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लेबर टर्नओवर, प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब भी आते हैं। इसमें थियरी का वेटेज अच्छा है लेबर टर्नओवर में, एंड अदर वेज प्लान बहुत सारे और छोटे छोटे प्लान्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने अमेंड करके कुछ एक को तो कम कर दिया था सिलेबस में। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स है, इसमें थियरी का वेटेज इस चैप्टर में अच्छा है, मटेरियल में भी अच्छा है, इसके अंदर भी थियरी का वेटेज अच्छा है इस चैप्टर। ओके, नाउ वी कम टू अ वेरी important and supposed to be the most difficult chapter of costing, that is overhead. देखिए, ओवरहेड्स में जितने क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। आप बेसिकली 4 बोल दो, आपका 10 to 15% क्वेश्चन या 20% क्वेश्चन होगा अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन पे। आपको ओवरहेड्स के आइटम दिए हुए, आपको अपोर्शन करना है, एलोकेट करना है, रेशियो गिवन है, कुछ भी रिवाइज नहीं करना। क्या रिवाइज करेंगे इसके अंदर? अब ये रिवाइज करेंगे कि रेंट को फ्लोर एरिया पे बांटना और लाइट पॉइंट को नंबर, लाइट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को लाइट पॉइंट पे, ये सब अब रिवाइज करने का नहीं है। तो आई थिंक यू कैन इजीली डिस्कार्ड दिस अ डे बिफोर एग्जाम। आपको नहीं रिवाइज करना है, और अगर ये रिवाइज करना है तो फिर स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसे भी टेंशन की बात है। तो अराउंड 15% क्वेश्चन इस तरह के। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे डिफिकल्ट लगता है लोगों को इसमें, अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। फिर इसका एक कैटेगरी है मशीन आवर रेट, और फिर एक मिसलेनियस कैटेगरी। मैं सबसे पहले आता हूं अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। देखिए, ओवरहेड का कोई भी एक रीजनेबल सम में, कोई भी सम में आपको 3 तरह का डेटा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। कोई भी ओवरहेड का सम में आपको 3 तरह का डेटा मिलेगा। कैसा 3 तरह का डेटा? नंबर 1, बजट का डेटा। इसमें बजट की इंफॉर्मेशन होगी, या कई बार ये लोग एस्टिमेटेड वर्ड यूज करते हैं, एस्टिमेटेड ओवरहेड, लेबर आर, मशीन आर, मटेरियल, लेबर, ऑल दिस। एक हो गया बजट डेटा। दूसरा डेटा होगा टोटल एक्चुअल डेटा, जो कि आपको पता कब चलेगा? एट द एंड ऑफ द पीरियड, कि टोटल में मटेरियल कितना लगा, टोटल में ओवरहेड्स कितना लगा, टोटल में लेबर कितना लगा, टोटल में मशीन आवर्स कितने काम हुए, टोटल में लेबर आवर्स कितने काम। और एक डेटा, एक जॉब का डेटा। एक जॉब का डेटा मतलब भाई आपने उस पूरे क्वार्टर में, मैं अज्यूम कर रहा हूं क्वार्टरली एनालिसिस हो रही है, आपने उस पूरे क्वार्टर में 500 काम किए, 500 जॉब्स आप किए। उन 500 जॉब में से आपको 1 या 2 जॉब का डेटा दे देगा। ठीक है, 1 या 2 जॉब का डेटा। तो 3 तरह का डेटा मिल गया आपको, बजट, एक्चुअल, जॉब का डेटा। एंड यू नो, हर डेटा का अपना एक काम है, और सबसे मजे की बात है, कोई भी काम ओवरलैप नहीं हो रहा है। ऐसे ही बजट डेटा, बजट डेटा का एक ही काम, ओवरहेड रेट निकालना। ओवरहेड रेट निकालने के अलावा बजटेड डेटा का कोई काम नहीं। एक्चुअल टोटल डेटा का एक ही काम है, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स निकालना, उसके अलावा कोई काम नहीं। जॉब का डेटा, जॉब का डेटा का भी एक ही काम है, उस जॉब का कॉस्ट निकालना। ठीक है, सबसे मजे का बात क्या है कि मान लो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल दिया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट है। एक सम है मशीनिंग, असेंबली, पैकिंग। एक बार इमेजिन करके देखो, मशीन आवर्स बजट में भी है,
एक्चुअल में भी है, मशीनिंग सेक्शन में भी है, असेंबली में भी है, पैकिंग में भी। मशीन आवर्स सारे जिम्मे पे पिक्चर देखिए ना आपने, नंबर नाचेंगे आपके सामने, अरे इतना सारा मशीन आवर्स। लेबर आवर्स भी इतने ही होंगे, मटेरियल्स भी इतना होगा। आप समझ रहे बात को? मशीन आवर्स मैंने क्या कहा, आप पूरा समझे नहीं? बजट में भी होगा, एक्चुअल में भी होगा, मशीनिंग सेक्शन में भी होगा, असेंबली में भी होगा, पैकिंग में भी होगा। मतलब कितना बनेगा? 6 बार। खत्म नहीं हुआ है। जॉब में भी तो होगा ये 6 बार, सॉरी जॉब में भी होगा ये, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स सभी में होगा ना। तो समझो आप 9 टाइम्स ये डेटा होगा मशीन आवर्स का। आप देख के कंफ्यूज हो गए। ओवरहेड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आपको क्वेश्चन पे कमांड करना। अब मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले आपको ओवरहेड रेट निकालना होगा। तो जब आप ओवरहेड रेट निकाल रहे हो ना, आप देखो भी मत एक्चुअल डेटा में क्या लिखा है, जॉब का डेटा में क्या लिखा है, एकदम काट दो उसको। इससे क्या होगा? क्वेश्चन की 2/3 इंफॉर्मेशन गायब होगी आपके सामने से। यू विल बी इन कंफर्ट जोन। आप अच्छे से जो 1/3 डेटा है खाली आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। आपने एक बात नोटिस की, जहां पे भी आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, जब सर इलस्ट्रेशन कराते हैं ना, आप एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं। Anyone saying anything? No, sir. Yes. कुछ बोलना है? Shall I proceed? ओके। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब आप क्लास में सम करते हैं, जब सर इलस्ट्रेशन कराते हैं, यू आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हैं यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। द रीजन इज, जब भी सर इलस्ट्रेशन कराते हैं खाली वही डेटा लेते हैं जो उस इलस्ट्रेशन में यूज आएगा। तो डिफिकल्ट क्यों होगा? लेकिन जब क्वेश्चन होता है तो इतने सारे और भी डेटा रहते हैं। जब आप ओवरहेड रेट निकाल रहे हो, आपको 2 ही नंबर चाहिए देखा जाए तो, न्यूमरेटर में ओवरहेड, डिनोमिनेटर में मशीन आवर, लेबर आवर या यूनिट्स, जिस बेसिस पे आप रेट निकाल रहे हो। तो जब मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा, मैं एक ओवरहेड का फिगर लिखूंगा, एक मशीन आवर का फिगर लिखूंगा। आपको दिक्कत क्यों होगी ओवरहेड रेट निकालने में? लेकिन जब क्वेश्चन आएगा उस वक्त इतने सारे नंबर होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वी कम बैक टू आवर पॉइंट। तो जब आप ओवरहेड रेट निकाल रहे हो, आपको खाली क्या करना है? यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन बजट का डेटा। आपको केवल और केवल बजट का डेटा पे ही कंसंट्रेट करना है, उससे आप ओवरहेड रेट निकालेंगे। और इसमें भी क्या होगा ना, ओवरहेड रेट तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग निकालेंगे। जब आप मशीनिंग डिपार्टमेंट की निकाल रहे हैं, आप खाली मशीनिंग सेक्शन का बजट डेटा देखो। इतना इजी हो गया, आप समझ के देखो आप बात को। आपका क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन कितना रिड्यूस हो गया। पहले मैं 2/3 साइड कर दिया, जॉब का डेटा को बोला मत देखो, एक्चुअल डेटा को बोला मत देखो, खाली बजट का डेटा को देख रहे हैं। बजट डेटा में भी जब आप मान लो डिपार्टमेंट ए का निकाल रहे हो ओवरहेड रेट, तो खाली आप डिपार्टमेंट ए का डेटा देखो ना, और भी इंफॉर्मेशन कम होगी। इस तरह से आप पहले ओवरहेड रेट निकालो। ओवरहेड रेट निकल गया, उसके बाद बजट का इंफॉर्मेशन को काट दो। यू स्ट्राइक ऑफ बजट का इंफॉर्मेशन, नहीं दरकार पड़ेगा उसका, खत्म, उसका काम खत्म। अब या तो आपको जॉब का कॉस्ट निकालना होगा या फिर अंडर ओवरहेड। आइए पहले बात करते हैं जॉब का कॉस्ट निकालना। तो जॉब का अगर कॉस्ट निकालना तो आप क्या देखेंगे? केवल आप जॉब का डेटा देखें, केवल जॉब का मटेरियल कितना है, जॉब का लेबर कितना ऐड होगा, और ओवरहेड रेट आप जो निकाले हैं उसी रेट से आपको इस जॉब पे चार्ज करें, ओवरहेड चार्ज। तो आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन कितना कम हो गया। और जब आप अंडर ओवर रिकवरी निकाल रहे हैं, बजट का डेटा भी काट दो, जॉब का डेटा भी काट दो, नहीं यूज आएगा वो। आप प्लीज अप्लाई करके देख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आपने कोई भी
प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप खाली एक्चुअल टोटल डेटा पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओवरहेड रेट निकला हुआ है, ओवरहेड रिकवर्ड निकालो और एक्चुअल ओवरहेड भी वही मिलेगा, कंपेयर करो, आपको अंडर या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स निकल जाए। ठीक है, तो ये ओवरहेड चैप्टर में बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आते हैं। कई बार आप अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो यू कैन इजीली सॉल्व। कईयों के संग ऐसा भी हुआ होगा क्लास में या टीचर जब पढ़ाते होंगे, जब वो सॉल्यूशन देखते हैं तब उनको समझ आता है वो क्वेश्चन ये बोला था क्या। ऐसा बहुतों के संग होता है, और अगर ऐसा आपके संग होता है तो आई से यू इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। कई बार टीचर्स भी क्या करते हैं, सॉल्यूशन से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना फिर उससे सॉल्यूशन समझना है, ना कि सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन, जबकि ऐसा कई केसेस में होता है। खैर चलिए, अब तो ये सब बातें तो भी करने का कोई मतलब नहीं है फॉर अ डे बिफोर एग्जाम। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस चैप्टर में मेन आपको रिवाइज करने की जरूरत है एग्जाम के एक दिन पहले, थोड़ा सा अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। अपोर्शनमेंट कुछ भी नहीं, क्या देखेंगे अपोर्शनमेंट में, कुछ भी नहीं, और थोड़ा बहुत मशीन आ रही, ठीक है ना। तो यही मेन आपको देखना, मशीन आ रेट में ध्यान दीजिएगा। कॉम्पोजिट या कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आ रेट निकालने आए तो उसमें आपको वेजेस को भी इंक्लूड करना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें थियरी भी आती है इस चैप्टर से, मेन जो थियरी आता है दैट इज अपोर्शनमेंट और एलोकेशन में फर्क। अपोर्शनमेंट when an overhead is distributed among different departments on a reasonable basis, that is apportionment. Allocation, जब कोई खर्चा आपका पूरा का पूरा एक ही डिपार्टमेंट में आपको डालना हो, दैट इज एलोकेशन। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, अपोर्शनमेंट में अगर सर्विस डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्ट वेजेस है ना या डायरेक्ट मटेरियल है, दैट शुड बी ट्रीटेड लाइक ओवरहेड। वो एक बोलने के लिए डायरेक्ट है, लेकिन वो उसको क्या मानना है, अपने को ओवरहेड ही ट्रीट करना है। तो एक अपोर्शनमेंट एलोकेशन का फर्क, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोल के कॉन्सेप्ट है आप लोग को ओवरहेड्स में। आप लोग पढ़े होंगे रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, that is also very important from examination point of view। ठीक है ना। तो ये सब कुछ एक थियरीज है जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, हम डिस्कसिंग अबाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा, वन मोर थिंग, मेनी स्टूडेंट आस्क फॉर द नोट्स की सर लास्ट देख रहे हो, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। लास्ट डे आपको वहीं से पढ़ना जहां से आपने पहले पढ़ा था। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि नई जगह से पढ़ रहे हो आप लास्ट डे में, you will be in a trouble। पहले जहां से पढ़ा था पेज खोलती आपको याद आ जाएगा आपने क्या पढ़ा था। अगर आप नई जगह से पढ़ोगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत। तो ये हो गया ओवरहेड्स। तो ओवरहेड में अपोर्शनमेंट पे ध्यान मत देना, अच्छे खासे सम होंगे उसके। और मशीन आ रेट भी एक तरह से अपोर्शनमेंट का ही पार्ट है, उसमें भी जितने आप देखेंगे सब उसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे ट्रिकी पार्ट इसमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। फाइन, किसी को कुछ बोलना है इसके अंदर में ओवरहेड चैप्टर में? सर लास्ट डे ओवरहेड्स को अप्रॉक्स कितने आवर्स अलोकेट करने चाहिए, मतलब? लोग हाँ, आई गॉट इट। तो ये क्वेश्चन बहुत जन करते हैं, बट प्लीज ये आपको एनालाइज करना है कि कितने आवर्स एलोकेट करने चाहिए। मैंने आपको कहा अपोर्शनमेंट देखने की जरूरत नहीं है, मेन खाली अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स देखना है, और बाकी आपको रफली गो थ्रू करना है। बट स्टिल फिर भी आप अगर मेरे से पूछोगे, बट प्लीज ये कोई बेंचमार्क नहीं है, एकदम मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, फिर भी यू कैन गिव 1 hour एटलीस्ट टू दिस चैप्टर, क्योंकि दिस चैप्टर डिजर्व। ओके, तो आप 1 घंटा क्योंकि देखिए आपके अराउंड मेरे ख्याल से कितने आवर्स होंगे, यू कैन से 36 आवर्स टोटल में, आपको अराउंड 24 आवर्स आपके पास होंगे। तो आप 1-1.5 घंटा अफोर्ड कर सकते हो। जो वीक है थोड़ा वो 2-2.5 घंटे दे सकता है, जो और स्ट्रॉन्ग है वो और कम दे सकता है। ठीक है सर, हेलो सर। हाँ बोलिए।
सर 2 चैप्टर कॉस्टिंग में अगर ना आते हो तो उस पे कोई ध्यान देने की जरूरत उससे है तो पर क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे ना इस बार आपको, जो 2 चैप्टर नहीं आते। नो ठीक। प्लीज, एकदम अगर आपका एग्जाम इस टर्म में है, आप दे रहे हो, वो हम्म। 2 चैप्टर को माइंड से निकाल दीजिए। हाँ वो 2 चैप्टर सब मटेरियल और लेबर ही है, उसके अलावा कुछ भी तो 2 बाकी चैप्टर है, फिर वो ओवरहेड भी है तो डजंट मैटर ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फिर वो 2 चैप्टर कौन से है। ठीक। एकदम दिमाग, क्योंकि अब वो टाइम आप भी उन 2 चैप्टर को अगर लेके बैठोगे, आपका बाकी का सिलेबस खराब हो जाएगा। यस सर। और फिर क्या होगा, अगर उस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा, आप यस सर। अटेम्प्ट करने जाओगे। एक्चुअली में स्टूडेंट्स बहुत जन ये बात नहीं समझते, आपको एकदम इग्नोर, ये बात आप मेरे से 3 महीना पहले पूछोगे तो मैं बोलता नहीं जरूर करना है, पर अभी टाइम नहीं आज नहीं करना। अब आपको एकदम छोड़ दीजिए। कोई, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप 60 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करते हो, यू कैन स्कोर 50। यस सर। ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एकदम आराम से छोड़ दो 2 चैप्टर। थैंक यू सर। और चले आगे। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे को लगता है बहुत इजी चैप्टर है। इसमें केवल एक ही रिस्क है, कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक के अलावा मेरे को लगता है कि इस चैप्टर में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ आएगा। इंटर, ये तो बेसिक प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉ, ये सब मेरे को लगता नहीं कि अगर आपने 4 सम भी सॉल्व किए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रोसेस कॉस्टिंग आता होगा। खाली इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, अगर आपका भी छोड़ा हुआ है तो दिमाग मत लगाइएगा, अदरवाइज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एग्जाम में फीफो और वेटेड एवरेज कब यूज करना है, आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर दूं। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना है, ये तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं अगर क्वेश्चन बोल दे तो। लेकिन दिक्कत क्या, क्वेश्चन साइलेंट है, तब क्या करेंगे। देखिए, फीफो मेथड यूज करने का एक कंडीशन है। फीफो मेथड आप तभी यूज कर पाओगे जब ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको गिवन होगा, तभी आप फीफो मेथड यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप फीफो मेथड यूज नहीं कर पाओगे। आप बात समझे, ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन। वेटेड एवरेज कब यूज कर पाओगे, जब आपको ओपनिंग WIP का ब्रेकअप गिवन होगा। ब्रेकअप मतलब ओपनिंग WIP में मटेरियल इतना, अमाउंट वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं। आप फीफो कब यूज कर सकते हैं, जब आपको ओपनिंग WIP का परसेंटेज वाइज ब्रेकअप होगा। वेटेड एवरेज कब यूज कर सकते हैं, जब ओपनिंग WIP का अमाउंट वाइज ब्रेकअप होगा। लेकिन दिक्कत कब है, सर ओपनिंग WIP का परसेंटेज वाइज ब्रेकअप भी दे दिया, अमाउंट वाइज ब्रेकअप भी दे दिया, तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी चॉइस है फिर। और मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको हमेशा वेटेड एवरेज यूज करना चाहिए, क्योंकि वेटेड एवरेज में कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, फीफो मेथड में यूनिट्स कंप्लीट होके जो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहे हैं उसका कैलकुलेशन 2 पार्ट में होता है, ओपनिंग WIP कंप्लीटेड, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। लेकिन वेटेड एवरेज में एक संग कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा वेटेड एवरेज करना अगर आपके पास चॉइस हो, अदरवाइज ओपनिंग WIP का अगर परसेंटेज वाइज ब्रेकअप दिया है तो फीफो, अमाउंट वाइज ब्रेकअप दिया है तो वेटेड एवरेज। एक बात और बता दूं, अगर मान लो, देखिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ प्रोसेस आप थोड़ा बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा लेंथी होता है। इसमें क्या है ना, आप एक फिगर को बैलेंसिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक फिगर को आप बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। जब आप प्रोसेस बना रहे हैं तो वैल्यूएशन नहीं करके बैलेंसिंग फिगर आप डाल दिया। एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो क्या करेंगे आप, मैं उस हिसाब से स्ट्रैटेजी वाइज बता रहा हूं, ठीक है ना। इस चैप्टर से थियरी में एक ऑपरेशन कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का डिफरेंस आता है। ऑपरेशन कॉस्टिंग आप लोग, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पढ़े होंगे, इट्स बेसिकली रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग।
आप एक प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, हर प्रोसेस का अलग अलग कॉस्ट निकालें। ऑपरेशन कॉस्टिंग, एक प्रोसेस में 4 ऑपरेशंस इन्वॉल्व या फिर ऐसे बोलो 4 एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, तो हम हर ऑपरेशन का अलग अलग कॉस्ट निकालेंगे, दैट इज ऑपरेशन कॉस्ट। सो बेसिकली यू कैन से इट्स अ रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस हो रहा है। प्रोसेस में तो एक प्रोसेस में 4 ऑपरेशन होंगे, तो आप ओवरऑल एक प्रोसेस का कॉस्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पे हर ऑपरेशन। इट्स वेरी मच लाइक ट्रेडिशनल ओवरहेड कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या, हर एक्टिविटी का अलग अलग ओवरहेड रेट निकालते हैं, ये भी उसी तरह से हर ऑपरेशन का अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं। बाकी प्रोसेस कॉस्टिंग आई फील इज अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले आप इससे एक एक सम बना सकते हो, फीफो का, वेटेड एवरेज का, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अगर आप करके जा रहे हो तो। क्योंकि अगर आप रीजनेबल सम फीफो और वेटेड एवरेज का बना लोगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिक आपका ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, बेसिक प्रोसेस अकाउंट, सारी चीजें उसी में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग। किसी को पूछना प्रोसेस कॉस्टिंग में, एनीवन? ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, पूछना है? सर इसमें नॉर्मल समय आता है क्या, WIP वेटेड एवरेज FIFO वाला भी आ सकता है, मोस्ट ऑफ कौन सा आ सकता है? ये बोलना देखो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप फीफो वेटेड एवरेज करके आते हो तो नॉर्मल तो आप आराम से कर लो, इजीली यू कैन डू, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल अगर आएगा तो बहुत, लेकिन नॉर्मल का भी इक्वल वेटेज है, फिर वो कम मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स 6 मार्क्स में आएगा, और WIP वगैरह का रहने से अच्छा वेटेज रहता है। यस सर। ठीक है ना, फाइन। Now this is one of my favorite chapter, joint product and by product। ये आपका भी फेवरेट चैप्टर होना चाहिए, पता नहीं आप लोग इसको किस तरह से किए हो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी पॉजिटिव बातें। नंबर 1, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है। नंबर 2, इसका एग्जाम में वेटेज बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। और नंबर 3, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। खैर कॉन्सेप्ट कम है तो टाइम कंज्यूमिंग तो कम होगा ही ना। इसमें देखो आप क्या क्या टॉपिक्स है, बेसिक डेफिनेशन तो ज्वाइंट कॉस्ट क्या होते हैं, ऑल दिस, मेन अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट आप पढ़े होंगे, 5-6 मेथड, मेन 5 मेथड है, वो सारे मेथड्स आप पढ़े होंगे। कैलकुलेशन ऑफ सारे प्रोडक्ट को अगर आप स्प्लिट ऑफ पे सेल कर दो तब क्या प्रॉफिट होगी, सारे प्रोडक्ट को आप फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करो तब क्या प्रॉफिट। इसमें मैं एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक होती है, आप जब ये 2 स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें ज्वाइंट कॉस्ट लेस करेंगे, तो ऑलवेज कीप इन माइंड वो ज्वाइंट कॉस्ट क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब आप चाहे प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पे सेल कर रहे हो या फर्दर प्रोसेस के बाद, दोनों ही केस में ज्वाइंट कॉस्ट शुड बी सेम। इट्स लॉजिकल ना। आप फर्दर प्रोसेस करेंगे या नहीं करेंगे तो स्प्लिट ऑफ के बाद की चीज है। तो स्प्लिट ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है, स्प्लिट ऑफ तक जो खर्चा लगा, तो स्प्लिट ऑफ तक क्या खर्चा लगा, इससे इसका स्प्लिट ऑफ तक जो खर्चा लगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप आगे क्या करेंगे, दैट हैज टू बी सेम। तो प्लीज ये गलती बहुत लोग करते हैं, जब आप प्रॉफिट निकाल रहे हो चाहे स्प्लिट ऑफ का निकाल रहे हो, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दोनों में ज्वाइंट कॉस्ट एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिसीजन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग आप लोग पढ़े होंगे शायद। फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन आप 2 तरह से ले सकते हैं, या तो आप ये जो प्रॉफिट निकाले हो, यू कैन कंपेयर दीज 2 प्रॉफिट्स टू डिसाइड जहां पे प्रॉफिट ज्यादा, अगर
स्प्लिट ऑफ पे प्रॉफिट ज्यादा है तो स्प्लिट ऑफ पे सेल कर देंगे, फर्दर प्रोसेस के बाद ज्यादा है तो फर्दर प्रोसेस के बाद सेल करेंगे। लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं बनाए हो और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डिसीजन दो, आई सजेस्ट यू आप इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करना। फाइनल सेल वैल्यू लेस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। फिर आप देख लेना इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजन। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, ये दो प्रॉफिट निकाली हुई है फिर वापस से इंक्रीमेंटल अप्रोच, नो पॉइंट। जब दोनों प्रॉफिट निकाला हो आप कंपेयर करके डिसीजन ले लो ना, कोई मतलब ही नहीं है कि पूरा फिर से आप इंक्रीमेंटल अप्रोच कैलकुलेट करेंगे, देयर इज नो पॉइंट। ज्वाइंट कॉस्ट का कोई भी सम में आपको क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन से 4 बातों का पता लगा। क्या 4 बात? ज्वाइंट कॉस्ट नंबर 1, सेकेंड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, थर्ड फाइनल सेल वैल्यू, फोर्थ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और मान लो अगर फिजिकल मेजरमेंट देता है तो यूनिट्स भी हो सकता है। मेन 4 चीजें, ज्वाइंट कॉस्ट, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, फाइनल सेल वैल्यू, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर क्वेश्चन छोटा है ये सारी चीजें टैबुलर फॉर्म में होंगी, क्वेश्चन बड़ा है एक कहानी लिखी हुई होगी, तो उस कहानी को पढ़ के आपको सम सॉल्व नहीं करना, उस कहानी को पढ़ के खाली आपको ये पता लगाना है ज्वाइंट कॉस्ट कितना है, पेपर पे लिख लो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना लिख लो, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कितना लिख लो, फाइनल सेल वैल्यू कितना लिख लो। ठीक है, उसका क्वेश्चन को साइड कर दो, पूरा सम आपका उसी से सॉल्व हो जाए। जो लेंदी क्वेश्चंस है उसमें ये सब बातें ध्यान देनी। आप एक बात नोटिस करना, आपके जितने चैप्टर्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और ओवरहेड का अप्रोर्शमेंट वाला पार्ट, ये सब में आप कंफर्टेबल रहते हैं। दिक्कत कहां आती है? लेबर में, या फिर ओवरहेड का जो बाकी क्वेश्चंस है। रीजन इज जो इंफॉर्मेशन आपका स्टैबुलर फॉर्म में है उसमें आप कंफर्टेबल, जो पैरा फॉर्म में आपको दिक्कत आती है। रीजन इज आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होती है, इंफॉर्मेशन इज इन टैबुलर फॉर्म, इसलिए वो आपके लिए इजी। कोई पूछ रहा है कुछ? ठीक है, तो कभी भी कोई पैरा फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, ओवरहेड चैप्टर में या कोई भी चैप्टर में, ज्वाइंट प्रोडक्ट चैप्टर में, आप कोशिश करके उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, फिर क्वेश्चन को साइड कर दो, आराम से आप सॉल्व कर सकते। इसमें भी वही बात है, बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। इससे थियरी मेनली एक ही आता है, ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट, और एक बार ये भी आया हुआ है डिफरेंट मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट। तो अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो डेफिनेटली आप थियरी भी लिख पाओगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर प्रैक्टिकल आता है ना तो थियरी आने से भी उसको प्रैक्टिकल स्टाइल में लिखते हैं। कैसे? मान लीजिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन फिजिकल मेजरमेंट एंड एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का अपोर्शनमेंट मेथड। अब स्टूडेंट क्या करेगा, उसमें अज्यूम 2 प्रोडक्ट है, इतना यूनिट सा पोर्शन करके दिखाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा उसको। जब थियरी आए तो उसको थियरी की तरह ही लिखना है, प्रैक्टिकल की तरह नहीं। अगर एग्जामिनर को ये देखना होता है इंस्टीट्यूट को कि आपको प्रैक्टिकल आता है कि नहीं, तो आप प्रैक्टिकल ही दे देता ना। थियरी में क्या लिखना चाहिए, मेथड क्या है? सिंपली यू विल राइट फिजिकल मेजरमेंट। In this method, joint cost is apportioned on the basis of units produced at split off point. खत्म। अब इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, अच्छी बात क्या है?
अच्छी बात क्या, इजी टू कैलकुलेट। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये भी, मान लो प्रोडक्ट ए के कंपैरिजन में प्रोडक्ट बी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन यूनिट सेम प्रोड्यूस हो रही है, तो ज्वाइंट कॉस्ट भी सेम हो जाएगा। तो ये ड्रॉबैक है। तो आपको एग्जाम में ये सब लिखना है, मेरिट, डिमेरिट, लिमिटेशंस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ना कि उसको प्रैक्टिकल लिखना उसको। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, कोई भी थ्योरी आए उसको, ईओक्यू का थ्योरी आ गया, मान लो ईओक्यू पे थ्योरी आ गया, आप क्या लिखेंगे? बहुत जन एक्सप्लेन करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए इज एनुअल कंजम्पशन, ओ इज कॉस्ट प्रोडक्ट। प्लीज ये सब मत लिखिएगा। ईओक्यू आएगा, क्या लिखेंगे? पहले मतलब समझाएंगे। ईओक्यू इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट ए टाइम इन सच अ वे दैट टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। फिर ईओक्यू का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप अजम्पशंस लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो, अजम्पशंस है ईओक्यू के 4, कंजम्पशन पैटर्न यूनिफॉर्म है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कॉस्ट पर ऑर्डर कांस्टेंट है, ये सारे अजम्पशंस लिखेंगे। एक अच्छा खासा आंसर रेडी हो गया 4 मार्क्स का। वो तो उसी को प्रैक्टिकल बना के लिख देते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इस चैप्टर में मेन वही थ्योरी है वैसे, बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट और एक अपोर्शनमेंट और जॉइंट कॉस्ट का मेथड्स। तो मैं अज्यूम करता हूं आपको प्रैक्टिकल अगर अच्छे से आता है तो आप उसका थ्योरी भी लिख देंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये भी बहुत इजी चैप्टर, इसमें अलग अलग ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, होटल, हॉस्पिटल, पावर हाउस, स्कूल, कॉलेज, इसमें आपको मेन ध्यान देना है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग पे, होटल्स पे, हॉस्पिटल्स वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉस्पिटल, पावर हाउस, स्कूल, ये सब मेन आपको ट्रांसपोर्ट और होटल, आपको ये 2 पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसमें थियरी में कॉम्पोजिट यूनिट पे थियरी आया हुआ है। कॉम्पोजिट यूनिट क्या होता है पता है? जहां पे 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ट्रक के केस में भाड़ा कितना लगेगा, ये 2 बातों पे डिपेंड करेगा। ट्रक में लोड कितना है, ट्रक कितनी दूर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कॉम्पोजिट यूनिट बोलते हैं। होटल के केस में रूम डेज, आप कितने रूम्स लेते हो, कितने दिन के लिए लेते हो, तो रूम डेज, ठीक है। तो इसको कॉम्पोजिट यूनिट बोलते हैं। ओके, तो इसमें थियरी कॉम्पोजिट यूनिट पे आ सकता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, बाकी इससे प्रैक्टिकल ही आना चाहिए। अच्छा एक बात और, मेरे को आज भी याद है, मेरे एक स्टूडेंट का 98 आया था कॉस्टिंग में, मैंने उसका कॉपी निकलवाया तो पता चला 2 मार्क्स उसका कटा था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, जबकि सम उसका करेक्ट था। डू यू नो मार्क्स कहाँ कटे थे? उसके मार्क्स कटे थे कि उसने जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखा उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई नहीं। आप सोच के देखो, नहीं तो उसका 100 आता। तो प्लीज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आप जब कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। ये एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इस पे मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके, ठीक है। फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट इज लुक इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड। ये भी बहुत लोगों के लिए थोड़ा नाइटमेयर है ये चैप्टर, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग। अगर आप करके जा रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट वाइज इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड एकदम सेम है। फर्क कहां पे? इंटीग्रेटेड मतलब आपके अकाउंट्स और कॉस्ट की बुक्स क्या है, सेम है, एक साथ आप कर रहे हो। नॉन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल बुक्स अलग है, कॉस्टिंग की बुक्स अलग है। भाई इंटीग्रेटेड में जब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एक साथ अकाउंट फॉल हो रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस भी एक ही बनेगा, तो प्रॉफिट भी एक ही निकलेगी। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्टिंग का बुक्स अलग, फाइनेंस का बुक्स अलग, तो कॉस्टिंग की प्रॉफिट भी अलग, फाइनेंस की प्रॉफिट भी। इसीलिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट केवल नॉन इंटीग्रेटेड में होता है, इंटीग्रेटेड में कभी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2 अलग अलग प्रॉफिट है ही नहीं, तो आप रिकॉन्साइल करेंगे कैसे?
ठीक है, तो इसमें देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज तो आप लोग को आता होगा, नहीं अब अगर आज के दिन नहीं आता तो आप बिल्कुल छोड़ के जाइए। नॉन इंटीग्रेटेड में और इंटीग्रेटेड का अकाउंटिंग में खाली एक ही फर्क है, कॉस्ट कंट्रोल लेजर का या जनरल लेजर एडजस्टमेंट बोलते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड में वो आता है, इंटीग्रेटेड में नहीं आता है। कहाँ कहाँ पे वो आता है? भाई जितने भी फाइनेंशियल नेट, देखिए एक बात बता दूं, कॉस्टिंग को मतलब है कॉस्ट से, मतलब मान लो मैंने परचेज करना, उसका 1 लाख रुपया लग गया, तो परचेज कॉस्ट 1 लाख उससे मतलब है। लेकिन अकाउंट्स को परचेज किया तो आपने कैश में खरीदा कि क्रेडिट में, क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर्स, कैश में खरीदा तो बैंक से पेमेंट किया कि कैश दिया, बैंक से दिया तो टू बैंक, कैश दिया तो टू कैश। कॉस्टिंग को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू या तो क्रेडिटर्स होगा या बैंक होगा या कैश। नॉन इंटीग्रेटेड क्या बोलता है? कुछ नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीएलसी होगा, चाहे कुछ भी हो, कैश बैंक क्रेडिटर डजंट मैटर एट ऑल। तो जहां जहां पे फाइनेंशियल नेचर के अकाउंट्स होते हैं ना, जैसे डेटर क्रेडिटर कैश बैंक असेट लायबिलिटी, सबके जगह नॉन इंटीग्रेटेड में क्या यूज करते हैं हम लोग? सीएलसी या बहुत लोग जीएलए भी यूज करते हैं। इसके अलावा बाकी सारा एंट्री क्या है? एकदम सेम। इसमें थियरी आते हैं रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, ये आता है। अब बहुत लोग इसमें बहुत सारा रीजन लिख के आते हैं। क्या क्या रीजन सुनिए? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव, ओपनिंग स्टॉक मोर इन अकाउंट्स, ओपनिंग स्टॉक मोर इन कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक मोर इन अकाउंट। आप ऐसे 20 आइटम भी लिख सकते हैं, बट नहीं, आपको 3 आइटम लिखना है खाली। नंबर 1, डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसमें सब चीज आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग। नंबर 2, फाइनेंशियल आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट, बैड डेट, डिस्काउंट, ये सब कॉस्ट में एग्जांपल में लिखिए आप। फाइनेंशियल आइटम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, एग्जांपल इंटरेस्ट, डिविडेंड, बैड डेट्स, डिस्काउंट। 3, अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, अकाउंट्स में आता है ओवरहेड इनकर्ड, कॉस्ट में आता है ओवरहेड्स रिकवर्ड, और इन दोनों का डिफरेंस में क्या बोलते हैं हम लोग? अंडर ओवर रिकवरी ऑफ। यही 3 कारण है, वही 3 लिखना। आप एग्जांपल में सारी बातें लिखो ना, लेकिन ऐसे 10-20 पॉइंट बना के कोई सेंस, ठीक है। तो इसमें थ्योरी मैंने बता दिया, मेन आप एक ही थ्योरी मान के चलो, रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट, यही मेन थ्योरी इस चैप्टर से आएगा। और बाकी एग्जाम के पहले दिन इसमें भी थोड़ा टाइम देना होगा अगर आप किए हो तो, क्योंकि जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा इसके ऊपर। रिकॉन्सिलिएशन में मेरा पर्सनल बिलीव है कि बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बाकी लेजर्स वगैरह में थोड़ा सा टाइम आप लोग को देना होगा, बाकी बहुत ज्यादा इसमें कुछ सच है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज बजट। भाई देखिए, बजट मैं ऑलमोस्ट लास्ट में कराता हूं, और जब मैं बजट कराता हूं एक ही बात स्टूडेंट्स को बोलता हूं जब स्टार्ट करता हूं चैप्टर, अब मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा। बजट चैप्टर में आपको एक भी चीज नया नहीं मिलता है, एक भी कैलकुलेशन नया नहीं है। आप जो पूरा सिलेबस में पढ़ते हैं वही सबको यूज करेंगे बजट चैप्टर में। भाई बजट मतलब क्या? जो कल होने वाला उसका प्लानिंग, दैट इज बजट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, इसमें देखो थियरी में फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस पे थियरी आता है, ठीक है। एक बजट मॉनिटरी टर्म, नॉन मॉनिटरी टर्म। नॉन मॉनिटरी टर्म का प्रोडक्शन बजट जो होता है वो नॉन मॉनिटरी टर्म्स में बनता है। ये प्रोडक्शन बजट हम लोग यूनिट्स में आते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन कभी रुपीज में नहीं बनता है, ठीक है।
नॉन मॉनेटरी टर्म में और भी उसका लेबर बजट हो सकता है, भी कितने आवर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। मॉनेटरी टर्म तो सारे बजट ही मैक्सिमम मॉनेटरी टर्म में होते हैं, और ये हर फंक्शन का एक एक बजट है। इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, सेल्स बजट, आप सोचो ही मत एग्जाम में सेल बजट आया है, आप सोचो सेल्स निकालना है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग को मिक्स कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट इतना है, प्रॉफिट इतनी चाहिए, कितना यूनिट सेल करना हो। बस बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका प्रेजेंटेशन। एक प्रॉपर टैबुलर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कॉलम्स की हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट में, जो कि आपको एग्जाम के पहले दिन जरूर देखना है। इसमें थ्योरी में फिक्स फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस, जीरो बेस्ड बजटिंग ये देखना है, ये सब बजट फैक्टर, ये सब कुछ एक थ्योरीज है जो आपको देखनी। बाकी इससे प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल में कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ फॉर्मेट आपको मेन देखना है। बाकी अगर आपको फॉर्मेट मालूम होगा, आपसे आराम से बजट के सम सॉल्व हो गए, या आपने भी शायद रियलाइज किया होगा। किसी को पूछना है इसमें? ठीक है, तो ये हो गया बजट। बजट में कुछ भी ऐसा सच नया नहीं। अब जैसे टेक फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन बजट, क्वेश्चन बोल दिया प्रोडक्शन बजट कैसे आता है। प्रोडक्शन बजट चार तरह के प्रोडक्ट है, आपको चारों का सेल दे देगा, ओपनिंग स्टॉक दे देगा, क्लोजिंग स्टॉक दे देगा, बोलेगा प्रोडक्शन बजट बनाओ। अरे भाई प्रोडक्शन निकालना है आपको, सेल में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक लेस करो, ये हो गया क्या, प्रोडक्शन बजट। ओके, कंजम्पशन बजट, आप प्रोडक्शन निकाल लिए एबीसी का इतना यूनिट्स, कंजम्पशन बजट रॉ मटेरियल का बता देगा आपको, प्रोडक्ट ए में इतना मटेरियल लगता है एक यूनिट पे, बी में इतना, सी में इतना, मल्टीप्लाई करके कंजम्पशन निकाल लो, कंजम्पशन बजट हो गया। एक बार कंजम्पशन बजट निकल गया, उससे परचेज बजट निकल जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, जो हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ आपको खाली टैबुलेशन पे ध्यान देना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक चैप्टर, दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, उस पे इसमें क्वेश्चंस जनरली क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। भाई मेरा ये मानना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेल्स टर्न, सबका कॉन्सेप्ट 99.99% सेम है। खाली फर्क इसका है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का फर्क है, ये थोड़ा ट्रिकी है और एकदम डिफरेंट है। तो बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता प्रॉपर्ली। किसी को देखना तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने कुछ दिन पहले इसका सेशन लिया था, आई थिंक 1 घंटे का सेशन है, आप देख सकते हो। मेरे नाम से मनीष राज भंडारिया यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। यू कैन सी फिक्स्ड ओवरहेड, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़े हो तो करके जाना, नहीं तो आपको नहीं करके जाना। इसमें थियरी क्या आता है, एक सिंगल प्लान और पार्शियल प्लान का कॉन्सेप्ट है वो, और एक डिस्पोजल ऑफ वेरिएंस। आप वेरिएंस को कैसे डिस्पोज करेंगे, आप जहां से पढ़े हो प्लीज वही थियरी पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, थियरी में भी कई बार थोड़ा सा फर्क आ जाता है, कॉन्सेप्ट में नहीं लेकिन 1-2 लाइन में फर्क आ जाता है। तो आप जहां से पढ़े हो वहीं से पढ़ना, सिंगल प्लान, पार्शियल प्लान, और एक सेकेंड डिस्पोजल ऑफ वेरिएंस। एक और इस पे थियरी आता है एडवर्स और फेवरेबल। देखिए एडवर्स और फेवरेबल इज वेरी सब्जेक्टिव। भाई आपको जो एडवर्स दिखाई दे रहा ना, हो सकता है एक्चुअल में वो एडवर्स हो ही नहीं, और आपको जो फेवरेबल दिखाई दे रहा हो सकता है फेवरेबल हो नहीं, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है आप स्टैंडर्ड कैसा सेट करते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट आया बहुत पहले, आके पूछता है सर सीए का एग्जाम दे रहे हैं सर, 3rd अटेम्प्ट तक तो क्लियर हो जाएंगे ना। अब उसका जो एटीट्यूड है, पहला 2 अटेम्प्ट में तो भगवान भी उसको तकलीफ नहीं दे पाएगा, दुख नहीं दे पाएगा, वो तो प्रिपेयर्ड है फेल होने के लिए। पहला 2 टर्म का रिजल्ट तो एडवर्स होगा ही नहीं। वो तो देखा फर्स्ट टर्म एग्जाम दिया, वो नंबर टाइप किया, रिजल्ट देखने देखा फेल, ठीक है एक बार हो गया मेरा,
अब सेकेंड टाइम देना है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड कैसे, और कई स्टैंडर्ड लोग ऐसे करते हैं, मैं जानता हूँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कई बार बात हुआ, मैंने पूछा कॉस्ट में कितना है, रो रहा था, मैंने कॉस्ट में कितना है, तो सर खाली 90 आया, 100 आना चाहिए था सर, 100 नहीं तो 98 तो आना चाहिए था, 90 आया, रो रहा था। उसके बगल में 2 स्टूडेंट बैठे थे, बोले हम लोग दोनों पास हो जाते हैं इसमें, तो वो लोग दोनों फेल हो गए, तो हम लोग दोनों ही पास हो जाते हैं 45 में। तो उनका स्टैंडर्ड वैसा सेट है। तो एडवर्स और फेवरेबल इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू सेट योर स्टैंडर्ड। और इसके लिए एक थ्योरी और ध्यान है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड बोल के एक कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे वो भी एक पढ़ के जाएंगे, ठीक है। 3 थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा मेहनत की दरकार नहीं, अगर आपका अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है तो। द रीजन बीइंग उसमें सब में कॉन्सेप्ट सेम है, फिक्स्ड ओवरहेड को छोड़ के सारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड देन कम्स मार्जिनल कॉस्टिंग। आई पर्सनली फील मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत जन मार्जिनल कॉस्टिंग किस्म से खेलते हैं एक तरह से, इट्स सच ए इजी टॉपिक, लेकिन जिन लोग का मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, रियली दे फेस डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ये एक एडवांटेज है, ये फायदा है अपने को। और इस पे थियरी भी आता है। थियरी में बेसिकली अजम्पशंस एक आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। अच्छा एक बात बताता हूँ अजम्पशन को लेके, दुनिया में कोई भी टॉपिक का अजम्पशन आ जाए ना, आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना, आप लिख लेंगे। आपको क्या करना है, सपोज ईओक्यू का अजम्पशन आ गया, आपका नहीं पढ़ा हुआ ईओक्यू, मैंने ईओक्यू का अजम्पशन नहीं पढ़ा हुआ, तो आप एक काम करना, उस कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला में जितना चीज भी है सबको कांस्टेंट लिख के आ जाओ। जैसे ईओक्यू में क्या है, AOCI, A has to be constant, O has to be constant, CI has to, ये 3 assumption तो लिखो, क्योंकि बहुत लॉजिकल बात है। कोई एक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है AOCI मान लो, अब मान लो कॉस्ट पर ऑर्डर, अगर मैं ऐसे बोलूं पहला 1000 यूनिट के लिए 100 रुपया, उसके बाद ऑर्डर करोगे तो 50 ही लगेगा। अरे भाई अगर ऐसा होगा तो तुम फॉर्मूला में डालोगे कैसे उसको? तो अगर फॉर्मूला यूज करना है तो हर चीज का कांस्टेंट होना जरूरी है। खाली कॉस्टिंग की बात नहीं करो, कॉस्ट एफएम कहीं पे भी आप ब्रेक इवन एनालिसिस का फॉर्मूला देख लो, आप जाके पढ़ लेना उसके assumptions, आपको वही सारे assumption मिलेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या निकलता है, कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पॉइंट। जाके देख लेना सबको कांस्टेंट लिखा हुआ है कि नहीं। 4 पॉइंट आपका बन गया assumptions का, खुद से लिखा हुआ एक assumption, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शुड रिमेन सेम थ्रू आउट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। हो गया ना 3-4 assumption। तो इसी तरह से तो कोई ठीक है, अगर आपको आता नहीं, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन आधा तो मिलेगा। तो जो भी फॉर्मूला, उसमें जितनी भी चीजें यूज हुई, आप सबको क्या लिख दो, कांस्टेंट लिख दो, तो आपका ऐसे ही काफी हद तक काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो की फैक्टर है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया। वैसे है तो इजी टॉपिक, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप इग्नोर कर सकते हैं। थियरी में मैंने बताया ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह, ये की फैक्टर का थियरी जरूर करके जाइएगा। इसको बजटिंग फैक्टर बोलते हैं, की फैक्टर, इसका थियरी आपको करना है। ब्रेक इवन चार्ट हालांकि आता नहीं है, ठीक है, अगर आपका किया हो तो कीजिए, तो आप छोड़ सकते हैं ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है। बस और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। बाकी मैं तो बार बार एक ही बात बोलूंगा कि जो आपको आता है वही इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आता वो इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? अच्छा, ऐसे भी अगर आपको कोई, क्या लास्ट टाइम अगर जिसका अभी एग्जाम ड्यू नहीं है, अगर किसी को कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है, आई कैन शेयर क्लासेस विद देम,
तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं वो क्लासेस शेयर कर दूंगा। ऑब्वियसली जिनका एग्जाम नवंबर में ड्यू नहीं है, जिनका एग्जाम नवंबर में ड्यू है उनके लिए तो ऑब्वियसली कुछ भी नया नहीं करना, लेकिन जो ऑप्ट आउट करके जनवरी में गए हैं तो दे कैन रिक्वेस्ट फॉर क्लासेस। कोई क्लास अगर उनको दिक्कत होगा तो डेफिनेटली आई कैन प्रोवाइड देम द क्लासेस, ठीक है ना। ऑब्वियसली सारा नहीं, कोई एक चैप्टर का मैं क्लास प्रोवाइड उनको कर सकता हूँ। जैसे मेरा ये मानना है कि ओवरहेड चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, these chapters are supposed to be most difficult, but I say to my student, yeah, my student says कि नहीं, these are very easy for us, क्योंकि वो सब conceptually बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। Almost I think covered every topic. एक्सप्लेन तो करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आई थिंक सारे टॉपिक्स कवर हुए। कुछ मिस आउट हुआ है क्या? अच्छा, कई लोग बोलते हैं भैया जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग कोई अलग चैप्टर नहीं होता। आप ओवरहेड के कई सम देखना, जहाँ पे मटेरियल लेबर दे दिया, ओवरहेड आवर्स दे दिया और आपको लगा जॉब का कॉस्ट निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। लेबर में भी कई सम ऐसे हैं, ठीक है ना, लेबर में भी कई सम ऐसे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वही सम सारे क्या है, जॉब कॉस्टिंग है। लेबर में भी है, मटेरियल में भी है, ओवरहेड में तो खैर बड़े पड़े हैं, ठीक है ना। किसी एक जन का रिक्वेस्ट आया था फॉर क्लास ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, मैं मैनेजमेंट से बात करके I'll try to share the class of standard costing. आप पक्का से कीजिएगा। I assure you, you will be the big fan of standard costing. आपके लिए सबसे फेवरेट चैप्टर हो जाएगा standard costing after doing those classes. किसी को और कुछ बोलना है? Sir, if they want to make marginal costing difficult, what is the most difficult thing that they can ask us? In marginal costing, difficult thing they can ask, one is key factor पे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो लोग मैथमेटिकली ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक बार उन्होंने किया था, मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, 2000 यूनिट प्रोडक्शन और 1500 यूनिट प्रोडक्शन, ओके। 2000 यूनिट प्रोडक्शन पे वन पर्टिकुलर एक्सपेंस इज ₹5 पर यूनिट, और 1500 पर यूनिट प्रोडक्ट, 1500 का प्रोडक्शन पे वही एक्सपेंसेस था ₹4 पर यूनिट। अब स्टूडेंट क्या गलती की है, वो लोग सोचे वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये तो क्या होगा, फिक्स होगा। माने मैं टोटल करके देखना होगा, सेम आएगा, तो ये फिक्स होगा। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का खास बात क्या होता है, पर यूनिट सेम रहता है, और फिक्स कॉस्ट का खास बात क्या होता है, पर यूनिट चेंज होता है। तो इस टाइप से कुछ ट्रिक्स दे सकते हैं जो मैथमेटिकल ट्रिक्स हो सकता है। अदरवाइज डिफिकल्टी की बात करो तो की फैक्टर के सम में आपको फंसा सकते हैं वो लोग, बाकी तो ऐसे कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। And sir, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल में Sorry? जब जो इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल कॉस्टिंग में जब वो बड़े सम्स होते हैं जिनमें आपको जीएलसी, एसएलसी, डब्ल्यूआईपी और सब Correct. बनाने होते हैं, तो सर लाइक उनमें बेसिकली लाइक हाउ डू वी प्रोग्रेस विद देम, बिकॉज वो बड़े सम्स होते हैं, उसमें टाइम भी I ज्यादा got your point. I'll suggest you one thing कि अगर आपको इंटीग्रेटेड, आपका एग्जाम कब ड्यू है? नवंबर में। आप मत दिमाग लगाओ, नहीं तो मैं बोलता पक्की मेरी क्लास करो, यू आपके लिए ये चैप्टर भी बहुत इजी हो जाता, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। Sir, actually, I find it easy, but the only thing is sometimes it is a bit time consuming. So just only to counter that, if you can share any tips. टाइम कंज्यूम, इट इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हो ना, बहुत जन इसको दो तरह से सॉल्व किया जाता है इस टाइप के सम को। बहुत जन क्या करते हैं, मान लो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। भाई मेरा ओपिनियन, आप पहला क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन से आप स्टार्ट करो, जो जो एंट्री आती है आप पुट करते जाओ, एंड एट लास्ट यू कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर्स। आप ऐसे ही करते हो क्या? Yes, sir. हाँ, दिस इज द बेस्ट वे। बाकी तो फिर इसका टाइम तो रिड्यूस होगा एज पर द प्रैक्टिस। Okay. Thank you, sir. ठीक है, एनीथिंग एल्स? So I'll be sharing class of standard costing with you all. Apart from this, anything else? सर सर वर्किंग नोट हमें पहले बनाना चाहिए, देन वी शुड प्रेजेंट आवर आंसर, और No, not necessary, but rather
फील कि पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद मैंने लिविंग सफिशिएंट स्पेस यू डू द वर्किंग नोट, और उसके बाद आप थोड़ा जगह छोड़ के आप वर्किंग नोट बनाओ और फिर पहले सॉल्व किया। और एक बात और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आई स्कोर्ड 100% इन मैथमेटिक्स 20 years बैक, और उसका कारण था, मेरा एक स्ट्रेटेजी था कि व्हेन आई राइट एग्जाम आई यूज्ड टू कीप वन लाइन स्पेसिंग, मैं एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ। प्रैक्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, थियरी में नहीं, प्रैक्टिकल्स में। तो लास्ट में मेरे को मालूम चला, जब 3 मिनट केवल बाकी था, मेरे को पता चला मेरा एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गलत है, मैंने आंसर गलत लिखा है। मैंने विद इन 2 मिनट्स उसको ठीक कर दिया, कारण मेरा सिंगल लाइन का स्पेसिंग था, मेरे को लैंग्वेज कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, मैं खाली नंबर्स चेंज कर करके लिख दिया, एंड आई गॉट 100 out of 100। तो इससे मेरे को समझ आया कि नहीं, वो भी सम करेक्ट था इसका मतलब, जो कि मेरा गलत हो जाता। तो आप सिंगल लाइन का स्पेसिंग रखो, अगर सिंगल लाइन का आप स्पेसिंग रखते हो ना, यू विल हैव टाइम कि आप बाद में उसको ठीक कर सकते हो। और क्या होता है, कई लोग की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, मेरी भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो सिंगल लाइन का स्पेसिंग रहने से क्लैरिटी रहता है, और कभी भी आप उसको ठीक कर सकते हो, कोई छोटा मोटा गलती होगा तो। और एक बात आप एग्जाम में ध्यान रखना, प्रैक्टिकल्स में खास करके, अगर आपका कोई क्वेश्चन का आंसर पेज के लास्ट तक जा रहा है, ट्राई टू स्ट्रेच इट टू द नेक्स्ट पेज, जबरदस्ती का स्ट्रेच कर लो चाहे आप। इससे क्या होगा, नेक्स्ट पेज का आप 2-3 लाइन यूज करोगे, पूरा पेज खाली छोड़ देना। भाई मैं भी जानता हूँ पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे स्ट्रैटेजी है कि बाद में मान लो आपको पता चला कि आपने पूरा सॉल्यूशन ही गलत लिखे है, आप उसको थोड़ा थोड़ा काट के ठीक नहीं कर सकते, तो आप फिर उसको काट के वहीं पे फिर से सॉल्व कर पाओगे। मैं बात करूं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो एक पार्ट अगर गलत हो गया तो आप वहीं पे आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए ये सब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वर्क करता है, बाकी सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है एग्जामिनेशन डे के लिए। और इस पे हमारा एक वीडियो भी बनाया हुआ है, डे बिफोर एग्जाम एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप वो वीडियो भी देखना, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो वो चैनल, ठीक है, तो उसमें और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो एक फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आप देख सकते हो उसमें, और एक एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी है वो भी आप देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई, एनीवन, एनीथिंग एल्स? If there are any doubts, students can ask. You can also write in chat box. Sir, regarding ABC and ABC activity-based costing. अच्छा, यस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यस, इट वाज लेफ्ट आउट। देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ना, अगर आपको अभी मैं किसी को सम दूं बिना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ाए और उसको सॉल्व करो, खाली ओवरहेड अगर वो आता है तो सॉल्व कर लेगा आराम से, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज नथिंग, इट्स ओवरहेड रादर मोर रिफाइंड। जो बेसिस आप लेते हो ना ओवरहेड चैप्टर में, जो बेसिस आप लेते थे, वो डिपार्टमेंट का नहीं लेके आप क्या लोग एक के एक्टिविटी का बेसिस ले रहे हो। हर एक्टिविटी का एक अलग अलग बेसिस लेके आप ओवरहेड रेट निकाल रहे हैं। चैलेंज कब आता है ओवरहेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, जब क्वेश्चन बोलता है कि सॉल्व द सम बाय ट्रेडिशनल आल्सो एंड एबीसी आल्सो। तो ट्रेडिशनल मतलब या तो मशीन आर या लेबर आर, ये दो ही मेनली होते हैं ट्रेडिशनल में। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हर एक्टिविटी का आपको अलग अलग रेट निकालना, और इसका एक फिक्स फॉर्मेट है। आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं। नंबर 1 ओवरहेड का नाम, सॉरी, नंबर 1 ओवरहेड का नाम, या यहाँ पे एक्टिविटी लिखेंगे, एक्टिविटी वाइज ओवरहेड। नंबर 2 उसका कॉस्ट ड्राइवर, फिर वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ओवरहेड का अमाउंट है ये, फिर डिवाइड करके आपको उस एक्टिविटी की ओवरहेड रेट निकालनी। लेकिन इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरली बहुत लेंदी होते हैं, तो थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करके, अगर इजी छोटा क्वेश्चन आ जाए तो स्टार्टिंग में करो, लेकिन थोड़ा अदरवाइज थोड़ा बाद में इसको करना चाहिए, जब आप इजी वाले क्वेश्चंस कर लियो। जो मैंने कहा आपको 1 घंटे में आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करने हैं। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करके मतलब नहीं, क्योंकि आपने अपना तरीके से जो पढ़ा वही बेटर है, क्योंकि आप एग्जाम में एज्यूम कर रहा हूँ कि सब नवंबर में दे रहे हैं। सर इसमें एबीसी में मॉड्यूल इनफ है क्या? सॉरी, इनफ है मॉड्यूल एबीसी एनालिसिस में? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए।
एबीसी एनालिसिस में मॉड्यूल के जो सम दे रहे हो इनफ है? एबीसी एनालिसिस की एबीसी कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग सॉरी। हाँ एकदम सफिशिएंट है। आप मॉड्यूल कर लोगे तो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो बोला मॉड्यूल के 20% सम छोड़ दोगे तभी दिक्कत नहीं है। मैं छोड़ दोगे मतलब ये कि सब छोड़ देंगे भाई, जो लोग 80% में कॉन्फिडेंट है उनको 20% भी करना, लेकिन अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप टॉप 20 डिफिकल्ट सम छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कवर सब करके जाएंगे एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग का ये स्ट्रैटेजी होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, हमने ये भी कवर कर लिया, हमने ये भी कवर कर लिए, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं करके आ पाते वो लोग। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो तो डिफिकल्ट वन छोड़ दो। सर कॉस्टिंग के लिए थियोरी सारे पास्ट आरटीपी, एमटीपी और सजेस्टेड और Yes, करंट yes. आरटीपी करना चाहिए या स्टडी मटेरियल के पीछे के भी सारे करने चाहिए? ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाएंगे वो सब। आप कोई भी आप आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर्स अगर ये सब पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे सारे। ओके सर। अब वाला एग्जाम में आप 10% का रिस्क लेके चलो, आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। इसका तो ये नहीं कि अगर मेरे को 100 मार्क्स का था तो मैं 90 करके आऊंगा, क्योंकि सर ने कहा था 10% का रिस्क रखना है। अरे 100 का 100 करेंगे, बट ठीक है 90 का भी आता तो वी आर हैप्पी। Are there any more doubts? I think all the doubts are clear now. All the students are absolutely satisfied. Thank Thank you you. so much, sir, for coming today. Thank you, sir. Thank you so much, sir. All the students are so happy, and at a time like this, like you coming here and giving them, most importantly, confidence to appear for a paper like costing. It's a lot of नो आई से ना, students. अगर आपको एग्जाम में आप 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करते पास हो जाओगे, बट लेकिन 60 का अच्छे से करना है। Yes, yes. दैट इज ओके। Thank थैंक you यू so सो much. मच। बाय। Thank you, sir.